We are going live on Facebook. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद ठक्कर फ्रॉम स्क्वायर फीट फाउंडेशन। आप सबका ब्रोकर की शाला सीजन 3 में ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। आज हम सेशन 27 की ओर जा रहे हैं और ब्रोकर की पाठशाला की यात्रा जो है वो आज जाके ठहरी है इंदौर में, क्योंकि ये पूरा सीजन है हमारा वो नए जनरेशन के लिए हमने रखा है। तो आज हमारे बीच एकदम होनहार और यंगस्टर इंदौर से जुड़ रहे हैं मिस्टर हितेश ठाकुर। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं हम हर एक सेशन की शुरुआत प्रेयर से करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको हमारे साथ जुड़ जाए प्रेयर में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रोकर की पाठशाला सीजन 3 सेशन 27। मुझे बहुत ही खुशी हो रही आप सबसे बात करते हुए कि ब्रोकर की पाठशाला को आप लोग बहुत दिल से चाहते हैं। काफी लोग अच्छी तरह से उनको सुनते हैं और मुझे काफी लोगों का मैसेज आता है, मेल आता है, फोन भी आता है कि ब्रोकर की पाठशाला के थ्रू उनको बहुत सारी चीजें अलग अलग स्पीकर से सीखने को मिली है। हमने ब्रोकर की पाठशाला उसका एक ग्रुप बनाया है, कम्युनिटी बनाई है और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू वी हैव क्रॉस 400 मेंबर्स ऑन दैट ग्रुप। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो ब्रोकर की पाठशाला के ग्रुप के साथ जुड़ जाए। न केवल आप जुड़े, लेकिन आप उस लिंक को अपने जितने भी नॉन ब्रोकर है, आपके आसपास के दोस्त है, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़े इसके साथ में और ब्रोकर की पाठशाला में जो हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर आके ज्ञान बांटते हैं उस ज्ञान का भी वो आनंद उठाए और उसमें से कुछ सीख कर अपने बिजनेस में डाले ताकि वो भी अपने बिजनेस में आगे चल जाए। आज हमारे बीच से इंदौर से जुड़ रहे हैं हितेश ठाकुर। मेरा उनसे परिचय तकरीबन 6-7 साल से है। 2015 में मेरी मुलाकात हुई और मैंने खुद ने तब से उनकी जर्नी के अंदर जो ग्रोथ देखा है, विच इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। So I thought it is apt to invite such new generation broker to come and share their success story, share their challenges, how they did it, and I'm sure while interacting with him, you will find that there are some outstanding moment Hitesh have seen in his career as a real estate broker. So Hitesh, एक बार फिर आपका ढेर सारा धन्यवाद और आपका स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में। थैंक यू। सो हितेश, मैं हमेशा कहता हूं कि काफी लोग जो आज सुन रहे हैं आपको, उनको लगता होगा कि मुझे भी ऐसा लगता था आपसे ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले कि मैं हितेश को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जब आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे अब लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो आई एम श्योर एंड ऑफ द सेशन ऑल ऑफ देम हु आर वाचिंग यू और जो बाद में भी देखेंगे उनको पता चलेगा कि हितेश ठाकुर जो शख्सियत जो दिखती है पीछे, उसके पीछे क्या है। सो टेल आवर व्यूअर अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड। आप कहाँ से, आर यू फ्रॉम इंदौर और समवेयर एल्स? विनोद भाई, एक्चुअली आई एम फ्रॉम उज्जैन। उज्जैन उज्जैन में जन्म हुआ और जो मेरा स्कूलिंग रहा वो सरस्वती विद्या मंदिर हिंदी मीडियम से मैंने पूरा 1st to 12th तक पढ़ाई किया और बीच में मुझे 5-6 साल मंसूर जाने का भी मौका मिला और वहाँ भी मैंने सेम ही स्कूल में अपना स्टडी किया। और फैमिली जो है, तो फैमिली में लाइक फादर
जो जिनका गवर्नमेंट जॉब है, जॉब था जो रिटायर में पंजाब नेशनल बैंक में पापा का सर्विस था। साथ ही एक सिस्टर है 4 साल बड़ी है और एक छोटा ब्रदर है रितेश। ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपने फैमिली का पूछा, तो ऐसे तो फैमिली में मेरे 2 भाई बहन हैं, पर फ्रॉम मदर 2 भाई बहन हैं और फ्रॉम अनदर मदर भी, अनदर मदर एक मेरा भाई है देवेंद्र। तो इस हिसाब से यदि मेरे भाई बहन देखें तो मेरी फैमिली में 3 भाई बहन हाँ हैं, हाँ जिसको मैं फैमिली बोलता हूँ। हाँ। और स्कूल के टाइम से ही मुझे लाइक एक कुछ ना कुछ सीखने का जो रहता है वो शुरू से ही रहा है कि जब जब मौका मिले तब कुछ सीखना चाहिए। कॉलेज भी मेरा उज्जैन से ही रहा है और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरा बीएससी कंप्लीट किया है। क्या बात। तो स्टडी के हिसाब से देखें तो मेरा ग्रेजुएशन ही है जो मैंने पढ़ाई में किया है। उसके बाद से लाइक ऐसा बोल सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी या फिर ऐसा कुछ माइंड था कि अब कुछ नया करना है। तो उसके बाद से जो वर्किंग था वो पूरा लाइक बिजनेस में, सर्विस में और उसमें पूरा कन्वर्ट किया मैंने। सो तो स्कूलिंग स्कूल के कुछ इंसिडेंट्स बताए ना। हाउ वाज यू इन स्कूल? मतलब आप एक तो एक बात आई वांट टू टेल व्यूअर कि आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, गुजराती में। जैसा आपने वहाँ पे हिंदी में किया होगा आपका एजुकेशन सरस्वती में। तो वो एक अंदर से दिमाग में एक रहता है कि हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े तो इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो एक ऐसा दिमाग में रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये आपके सामने एक एक्सपीरियंस और एग्जांपल है। अगर आप में से कोई ऐसे है जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़े हैं अपने स्टेट के लैंग्वेज में, और आपको ऐसा लगता है कि हम क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या हमारा एक्सपोजर ऐसा नहीं है कॉन्वेंट का, तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ये एक हमारे सामने सच्ची स्टोरी है जो आज आपके सामने खुल रही है। तो हितेश, हाउ वर यू इन पढ़ाई में कैसे थे तुम? मतलब अच्छा दिलचस्पी था पढ़ाई में कि कैसे थे मतलब स्टूडेंट? नहीं, विनोद भाई एक्चुअली पढ़ाई में तो मैं ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से बच्चा 8 10 तक अच्छी ही पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद जब 10th होता है 10th के बाद तो उसका कंपटीशन लेवल बढ़ता है। पर आपने जैसा बोला हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो हाँ मुझे बताने में बिल्कुल ये शर्म नहीं है कि मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। सबको लगता जब था, मैं मुझे भी लगता क्योंकि था। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक मैंने मैंने इंग्लिश लिटरेचर जो था विशिष्ट हिंदी में मैंने पूरा अपना पढ़ाई किया है। हाँ। और सरस्वती में हिंदी मीडियम को ही ज्यादा प्रमोट किया जाता था, इंग्लिश का एक सिंगल सब्जेक्ट होता था। तो हम्म। फिर ऐसा होता था कि एग्जाम में हमको एक इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें पास होना है। तो बस। इसलिए इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बस एक वो डर था। इसके अलावा पढ़ाई में अच्छा था। मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ही अच्छा था, इसलिए वेरी। मैंने 11 12 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था। और हाँ। उसके बाद भी बीएससी में मैंने मैथ्स को मतलब कंटिन्यू रखा और साथ में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन करा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी भी 50 में से 45 नंबर आया होगा, क्या हमेशा बात। 49 और 50 नंबर ही आया है मेरे। सो यू आर अ मैन ऑफ नंबर्स। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर्स मुझे आज भी ऐसा रहता है कि यदि कोई लाइक मोबाइल नंबर होता है या कोई फिगर होता है तो मुझे कहीं लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मुझे हमेशा याद रहता है। आप 2 साल 5 साल पुरानी भी कोई चीज यदि पूछते हैं तो मुझे रिमाइंड। सो पिताजी आपके पंजाब नेशनल बैंक में थे, तो बैंक जी। की जो जॉब है वो भी मेरे ख्याल से ट्रांसफरेबल होती है, तो उसके दौरान आपका दूसरे कहाँ पे जाने का मौका मिला आपको? हाँ, पापा बेसिकली पापा स्टार्टिंग में उज्जैन में थे। फिर हाँ मुझे 6 या 7 साल मुझे मंदसौर जाने का मौका मिला। हाँ। साथ ही मुझे 1 साल एमपी में जावरा करके एक जगह है, मुझे वहां जाने का मौका मिला। और वहां से आने के बाद में फिर पापा 12 साल देवास में रहे, जो हम्म। इंदौर और उज्जैन के बीच में जो लोकेशन पड़ती है। तो उसके बाद भी जब पापा देवास में थे तो हम उज्जैन में स्टे करते थे, हम लोग देवास कभी शिफ्ट नहीं हुए। पर मंदसौर मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मतलब लाइक 4th से लेके 6 7 तक का जो टाइम था वो मेरा मंदसौर में स्पेंड किया। तो वहाँ की कुछ खास ऐसे कोई स्कूल में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमको मैं ये ज्यादा करके सारे स्पीकर के साथ ये स्कूल कॉलेज और फैमिली के ऊपर डिस्कशन इसलिए करता हूँ कि उस दौरान जो हर एक इंसान का वो जो टाइम है ना, 16 साल तक का जो टाइम है ना, उसमें जो घटनाएं घटती है उनके आसपास, वो उसकी पर्सनालिटी में आ जाती है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ स्कूल टाइम में कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी और क्या करते थे? तो आप कितने मतलब शरारती थे या कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे? व्हाट हाउ वाज हितेश दैट टाइम?
शरारती वर्ड तो शायद बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा सीधा ही था। पर हाँ, स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। और यदि मैं आपको मंसूर का बात बताऊँ तो एक वाक़या था, जब मैं मंसूर गया था, तो वहाँ पर जब स्पोर्ट्स इंटर में जो कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ हाँ, पे चेस जो होता है, शतरंज जिसको हाँ, बोलते हाँ, हैं, हाँ, मैंने देखा कि वो सब लोग हैं जो काफ़ी वहाँ पे खेलते हुए दिखे मुझे। और वहाँ पे एक लड़की थी दीपाली करके, जो हाँ, पिछले 3 या 4 साल से मतलब डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रही थी हाँ, सरस्वती से। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा एक भी मतलब बॉय ऐसा नहीं है जो मतलब लाइक दीपाली के साथ कॉम्पिटिशन करके और कभी रिप्रेजेंट करे। तो मैंने बोला ये गेम अच्छा है, इसको सीखना चाहिए। और मेरे 2 नेबर थे, भैया लोग थे, उनके साथ मैं बैठा, वो लोग खेलते थे तब मैं देखता था और मैंने धीरे-धीरे सीखा। और मेरा अचीवमेंट ये रहा कि उसके 1 साल बाद उस सरस्वती से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शतरंज में मैंने रिप्रेजेंट किया। और मैंने लास्ट सेशन जो कॉम्पिटिशन था उसमें दीपाली को बीट करके और मैं क्या स्कूल से बात है, खेलने गया। क्या बात है, क्या बात और है। इस जर्नी को मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब मैं फिर से उज्जैन आया, तो हाँ, उज्जैन स्कूल से भी चेस में मैंने ही रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट में। और जब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस किया महाराजा कॉलेज से, तो कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी में मैंने ही रिप्रेजेंट किया। क्या बात है। इट आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, और आई डोंट नो पूरे एनआर इंडिया में जितने ब्रोकर है किसी को ये पता नहीं होगा कि, बिकॉज आपका जो आउटलुक है ना, जो स्टाइल है ना, हैप्पी गो लकी गाय, आई डोंट थिंक एनीबडी वुड गेस कि इस चेस का इतना अच्छा प्लेयर है। और मुझे हाँ, लगता है ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है चेस का, कहीं ना कहीं जब आप मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, कुछ भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, उसमें वो जो माइंड है ना आपका, जो एंड रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं आपको मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होने में मदद करता होगा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है। अ, इसमें मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब चेस खेलते हैं और हमको मंज़िल चेस में पहले दिन से पता होती है कि हमको कहाँ पर जाना है। हाँ, और उसके लिए हमको खुद को नए-नए रास्ते बनाना पड़ते हैं। और हमेशा एक रास्ता चूज़ करने पे कभी काम होता नहीं है, क्योंकि अ, सामने वाला भी जब खेलता है तो वो हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाई पैदा करता है। तो हमको बाईपास करके नए रास्ते बना के अपना जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ता है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जब हम बिज़नेस करते हैं या मार्केटिंग करते हैं और यदि किसी कारण से किसी रास्ते में सक्सेस नहीं मिलता है, तो हम नया रास्ता बना के सक्सेस कैसे मिल सकता है, उस पे हम लोग प्लान करके वर्किंग करते हैं। एक्सलेंट, वेरी गुड। देन यू केम टू उज्जैन से आप इंदौर कभी आए? मैंने जब बीएससी में मैं इंदौर आ गया था। और मुझे इंदौर में अब ऑलमोस्ट 20 ईयर हो चुका है, 20 साल हो गया है मुझे। तो आपने बीएससी तो इंदौर में किया ना? नहीं, बीएससी मैंने उज्जैन से किया, बीएससी उज्जैन उज्जैन यूनिवर्सिटी। किया, उज्जैन से फिर आप क्या मतलब फर्दर एजुकेशन के हिसाब से आए कि क्या किया? नहीं, मैं फर्दर एजुकेशन नहीं, मैं सर्विस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से ही इंदौर आया था। कहाँ पे अपना क्योंकि पहला जॉब कहाँ पे किया आपने? विनोद भाई, एक्चुअली यदि जॉब का जर्नी स्टार्ट करूँगा तो मैंने सबसे पहला जॉब किया था 12th में जब मैं था। तब मैंने सबसे फर्स्ट स्कूल में एज़ अ टीचर स्टार्ट किया था। हाँ, क्योंकि मेरा हाँ, मैथमेटिक्स अच्छा था, मैंने आपको बताया, तब मैं एक लिटिल कॉन्वेंट स्कूल था, उसमें हाँ, 7th और 8th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता था। और साथ में कंप्यूटर में लाइक डॉस विंडो चलता था पहले, अरे तो वाह! मैंने 1 साल तक वो पढ़ाया। साथ ही मैं ट्यूशंस वगैरह भी लेता था। हाँ, तो पहला जॉब यदि देखा जाए तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। हम्म, उसके बाद में एक जॉब मैंने और उज्जैन में किया। उज्जैन में एक इंश्योरेंस कंपनी आई थी। तब मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उनके परिचित थे मैनेजर, तो वो उज्जैन में ब्रांच ओपन करना चाह रहे थे। तब उन्होंने जब मुझे मिलाया कि ये मेरे साले साहब हैं और इनको वर्किंग करना है, कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि आप यदि हाँ। 100 पॉलिसी आप कर देते हैं 1 महीने के अंदर, तो मैं आपको ये ब्रांच आपको दे दूँगा। तो ये कौन सा कंपनी था इंश्योरेंस का? एक्चुअली इंश्योरेंस तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस था, जिसमें हाँ, अपना एक्सीडेंटल और मेडिक्लेम होता था। पर ये इलम सिस्टम करके एक कंपनी था, उससे कोलैबोरेशन इसका था। करेक्ट। तो तब हम लोग कॉलेज में थे, तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, तो मुझे ऐसा लगा कि 100 का टारगेट करना है। मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं।
पर बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैंने 18 दिन के अंदर ही 100 का टारगेट करके उनको दे दिया और मैंने बोला ये ब्रांच मुझे दे दो आप 1 साल। क्या बात है। तो मुझे ब्रांच मैनेजर बनाया और 1 साल तक मैंने एज़ ए ब्रांच मैनेजर वहाँ पे काम किया और हाँ, कहीं भी 1000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ वहाँ पे लोकल में किया। उसके बाद में लाइक बीएससी के बाद मेरा नेक्स्ट जो था वो था कि मैं एमसीए करूँगा, तो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा। हाँ, पर ऐसा बोलते हैं कि जो सोचते हैं वो पूरा कभी होता नहीं है और कुछ जो हाँ, किस्मत में लिखा है उसको हम कभी बदल नहीं सकते। करेक्ट। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि हम एमसीए नहीं कर पाएँगे, तो फिर मैंने कहा कि अब लाइफ में कुछ करना है तो इंदौर मतलब उज्जैन से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि उज्जैन में ग्रोथ का एक लिमिटेड वो था कि इससे ज़्यादा हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। और हाँ, चूँकि इंदौर का अच्छा नाम है, आज और बड़ा नाम हो गया, पर हम उज्जैन के हिसाब से इंदौर को हम बहुत बड़ा मानते थे। तो मैं इंदौर में शिफ्ट हुआ और फिर इंदौर में मैंने अपना जर्नी 2001 से एज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर स्टार्ट किया। तो कैसे मिला आपको जॉब कंप्यूटर ऑपरेटर का? उसमें भी एक छोटी-सी मैं मतलब स्टोरी है क्योंकि आज यहाँ पे स्टोरी सुनाना है, तो हाँ, छोटी-छोटी बहुत सारी स्टोरी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विशाल खंडेलवाल, जो हाँ, कॉलेज में मेरे साथ एज़ ए सीनियर भी थे। उनका कंपनी था जिसके अंदर मैंने सबसे पहला जॉब किया। हाँ, मैं इंदौर में जब आया तब मैं इंदौर में 2 लोगों को ही जानता था। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके ब्रदर को और विशाल खंडेलवाल को। हुँ, तो इंदौर में आने के बाद मैं उनके पास गया ऑफ़िस में और मैंने बोला मुझे इंदौर में शिफ्ट होना है, जॉब चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि शायद लक अच्छा था, वो बोले कि आज ही किसी ने जॉब छोड़ा है, तो तू राइट टाइम मेरे पास आया है, तो कल से ही जॉइन कर दो। तो हुँ, मैंने एज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर उनके साथ काम किया और 3 से 4 साल मैंने कंटिन्यू उनके साथ वर्किंग किया जिसमें मुझे ग्रोथ भी मिला। हुँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं पूरा जो भी वर्किंग था उनका, जो अंडरस्टैंड कर चुका था, तो पूरा मैं वो देखता था। तो ये मेरा करियर का सेकंड पड़ाव था। उसके बाद 3-4 साल बाद मुझे लगा कि शायद अब यहाँ से और ग्रोथ करने का टाइम है। तो मैंने एचडीएफसी में एज़ ए टीम लीडर का एक रिक्वायरमेंट निकला था। हुँ, तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल तक एचडीएफसी का जो डीएसए था एचबीएल ग्लोबल करके, उसमें एज़ ए टीम लीडर जिसमें मेरे पास में 20 लोग का टीम था, हाँ। उसमें पर्सनल लोन और कार लोन, ये 2 साल कंप्लीट किया उसमें। सो ये एचडीएफसी वगैरह में जो का लोन आपको लोन वगैरह का जो काम होता है, उसमें बेसिक ट्रेनिंग देते हैं वो लोग कि आपको कहाँ से कस्टमर रिसोर्स करना है, उससे कैसे बात करनी है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता है क्या उसमें? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्चुअली बोलते हैं। हाँ, ट्रेनिंग तो खाली ये होता है कि हम किस-किस कैटेगरी में और किस-किस लिमिटेशन के साथ ये लोन दे सकते हैं। हाँ, बाकी तो जितना था सब ओपन ही था क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2004 के आसपास की बात बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो तब तो बहुत मेहनत था, बहुत डिफिकल्ट था। लाइक कोल्ड कॉलिंग भी करना पड़ता था, ऑफिस से जाके मिलना भी पड़ता था, कहीं से डाटा भी अरेंज करना पड़ता था। उसके बाद में टारगेट भी अचीव करना होता था। मुझे याद है कितना बारिश हो, कितना गर्मी हो, कितना ठंड हो, पर मैं कभी रुका नहीं। मुझे तो ये हमेशा होता था कि जो टारगेट दिया है वो अचीव करना है। और मुझे याद नहीं है कि 2 साल में मैंने एक भी टारगेट कभी ऐसा हुआ हो जो मैंने अचीव नहीं किया है। क्या बात है। कितनी बार ऐसा होता था कि टीम नहीं कर पाती थी तो मैं टीम के साथ बैठ के फिर कस्टमर के पास जाता था और उसको क्लोज करता था। फिर साथ ही क्या हुआ? इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि ये मेरे एक फ्रेंड और थे जो एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड भी करते थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इतने जितने डॉक्यूमेंट के साथ एचडीएफसी का तुम पर्सनल लोन करते हो, इतने लोन के साथ एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड भी हम लोग दे सकते हैं। हाँ, तो बोले इसमें भी तुम मेरे साथ थोड़ा-सा कोलैबोरेशन करके और स्टार्ट करो। तो मैंने किया विनोद भाई मैं कहीं भी मतलब 30 से 35 कार्ड 1 महीने का बनाता था, जिसमें क्या मुझे बात कुछ अमाउंट मिलता था, पर है। एक इनकम में जनरल वहाँ भी स्टार्ट किया, तो मैंने एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड भी साथ में किया। सो हितेश इज समबडी जो ओपन माइंडेड है, किधर किधर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बहुत जल्दी से मिल जाते हैं और कोलोबरेटिव अप्रोच है उनका लाइफ के अंदर। आई थिंक वो वहां से आपके अंदर आया है। दैट्स हाउ यू आर मोर लाइक अ मतलब हैप्पी गो लकी गाय। किसी के साथ में भी बैठ के एक अच्छा ट्रस्ट लेवल होता है तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे भी हो तो यू आर ओपन फॉर कोलेब्रेशन। फिर आगे क्या हुआ? फिर एचडीएफसी के बाद क्या हुआ? एचडीएफसी मेरा 2005 तक मैंने एचडीएफसी किया। उसके बाद में ऐसा होता है कि फैमिली के साथ इमोशनल टच सभी का होता है। तो मुझे फिर कुछ दिनों बाद फिर से उज्जैन की याद आने लगी।
मैंने पापा मम्मी से मेरा रेगुलर बात होता था। उन्होंने बोला कि हमारे साथ उज्जैन आ जाओ, इंदौर काफ़ी टाइम हो गया इस टाइप से। और शायद इमोशनली मैंने फिर एक डिसीज़न लिया, क्योंकि लाइफ में अलग-अलग डिसीज़न लेना पड़ते हैं टाइम पे। तो ये मतलब नई स्टोरी थी। मैं उज्जैन जाना चाहता था, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे उज्जैन जाके करना क्या है। हाँ, तो मेरे एक फ्रेंड मिस्टर रोहित करके थे, जिनका इंदौर हाँ, में एक बड़ा वेस्टर्न आउटफिट्स का एक शोरूम था। हाँ, मैं वहाँ जाता था, वहाँ से परचेसिंग वगैरह करता था, तो मैंने उनसे आइडिया लिया, मैंने कहा जी उज्जैन में इस टाइप का कोई शोरूम ओपन किया जाए, हाँ, तो आप सपोर्ट करोगे? तो उन्होंने हाँ, बोला हाँ, सपोर्ट करेंगे। तो हाँ, मैं उज्जैन गया और मैंने उज्जैन में बडीज़ फैशन हाउस के नाम से एक वेस्टर्न आउटफिट्स का यंग लोगों के लिए एक शोरूम ओपन किया, वाह! क्या बात है। जिसके लिए मैं बॉम्बे परचेसिंग पे जाता था। और आपकी साइड के खारघर, लिंकिंग रोड हाँ, इधर से मैं परचेसिंग करता था और फिर उज्जैन जाके उसको सेल आउट करता था। तो मैंने 2005 से लेके 2007 तक वो शोरूम को कंटिन्यू किया और वहाँ पर बिज़नेस किया। तो वो मेरे कितना लिए नया फील्ड था। इन्वेस्टमेंट कितना लगा था उस टाइम पे ये बिजनेस, बिकॉज ये दिस वाज योर फर्स्ट वेंचर खुद का, तो आपने प्लानिंग किया होगा कुछ इतना इन्वेस्टमेंट डालेंगे हम इतना पैसा कमाएंगे, तो व्हाट वाज योर प्लान दैट टाइम? एक्चुअली सभी को मतलब ये नॉलेज में है कि जो अपना रिटेल होता है, जो रेडीमेड होता है, इसमें अच्छा मार्जिन होता है 20 से 30% के आसपास। करेक्ट, तो जब करेक्ट। मैंने रोहित जो मेरे फ्रेंड थे उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल बताया। मैंने जाके पापा से बात किया वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा होता नहीं था कि अपने पास में कोई बहुत बड़ा सेविंग है जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा मेरे को एक बिजनेस लोन वगैरह, आप चूंकि आप बैंक में हैं, तो आपके सपोर्ट से मुझे एक लोन वगैरह आप बिजनेस के हिसाब से आप करवा दीजिए। तो पापा ने सपोर्ट किया मुझे और मैंने 4 लाख रुपए के आसपास का लोन लिया था, मुझे याद है। और उसके साथ थोड़ा बहुत पापा ने सपोर्ट किया और मैंने उसको स्टार्ट किया। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्या हुआ मतलब बिजनेस में? एक्सपीरियंस यदि स्टार्टिंग के हिसाब से देखें तो ऐसा होता है कि जब फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सब अपन ने जीत लिया है। पर जब ऐसा होता है कि लंबा सफर होता है तो स्पीड हमेशा एक जैसी रखना चाहिए। करेक्ट। पर चूंकि यदि 2005 की बात करें तो एज वाइज भी मैं बिल्कुल यंग ही था। हाँ, एनर्जी बहुत थी, मैंने तो एनर्जी के साथ काम किया। पर चूंकि उज्जैन स्मॉल टाउन था और वहाँ पर लाइक इतना बड़ा एजुकेशन हब भी नहीं है कि जहाँ पे लाइक स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट वगैरह का, जैसे इंदौर एजुकेशन हब है। तो वहाँ पे मुझे रिस्पांस स्टार्ट में काफी मिला, पर बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि बिजनेस करेंगे तो उतना करेक्ट। ग्रोथ उज्जैन में हो नहीं पाएगा। क्योंकि उज्जैन टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन टूरिस्ट जो आते हैं वो यंगस्टर नहीं है, ज्यादा करके मिड एज लोग आते हैं, तो शायद दे मे नॉट बी योर टारगेट ऑडियंस दैट टाइम। हाँ। और विनोद भाई कैसा था कि मुझे कुछ नया करना था। रेडीमेड का शॉप या शोरूम्स तो वहाँ पे ऐसे भी सब ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल थे। करेक्ट। मुझे कुछ ऐसा करना था जो कुछ नया हो तो ही चलने वाला था। ट्रू। मैंने नया करने का कोशिश किया, पर शायद ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। और मैं मीनवाइल फिर उसी पर्सन का नाम लेना चाहूँगा जो मेरे मित्र हैं। शायद मेरी पूरी स्टोरी में उनका 5 से हाँ। 7 बार नाम आने वाला है। मुझे याद है कि विशाल खंडेलवाल फिर उज्जैन किसी काम से आए थे और हम दोनों एक साथ दोनों घूम रहे थे, तो उन्होंने बोला कि क्या ग्रोथ है, बिज़नेस कैसा चल रहा है, सब हम लोगों ने बात किया। और बात करके उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि तुमको फिर से इंदौर आ जाना चाहिए। मैंने घर पे बात किया और बात करने के बाद मैंने अपना वो बिज़नेस 2007 में वाइंड अप किया। कुछ लॉसेस थे मेरे उस कितने बिज़नेस में, लॉस हुए, कितना पर उसके लॉस हुआ साथ में उस टाइम वो बिजनेस में? मतलब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी लॉस, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि 7 से 9 लाख रुपए के आसपास का लॉस था मुझे। हाँ। क्योंकि उसमें डेड स्टॉक भी हो जाता है रेडीमेड में, करेक्ट, और आप करेक्ट। अचानक से जब एकदम कोई भी चीज़ बंद करते हैं, तो उसपे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आता है। मैंने फर्नीचर वगैरह पे और उसपे बहुत अच्छा खर्चा किया था। वो शोरूम आज भी वैसा ही है उज्जैन में, क्योंकि उसका जिसने लिया उसने आज तक फर्नीचर चेंज नहीं किया। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने अच्छा बनाया था, पर उसमें लॉस हुआ। पर मुझे विशाल भाई ने यही बोला कि यार कहीं तो लाइन खींचना चाहिए अपने को, और हाँ। लाइफ में यदि लाइन खींचना यदि तुम सीख जाओगे, तो तुमको कभी परेशानी नहीं आएगी। और मैंने उनकी बात सुनी और मैं 2007 में मैंने फिर इंदौर की तरफ अपना रुख किया। और इंदौर में आने के बाद फिर मैंने फिर एक नई चीज़ में किया कि अब मैं इंदौर आया हूँ तो अब मैं क्या करूँगा? और क्योंकि मेरे लिए इन बिटवीन आपका शादी कभी हुआ फिर? मतलब शादी वाला स्टोरी भी एक डिफरेंट है।
तो मैं हाँ, ये वाला कंटिन्यू करने के बाद आपको शादी वाले पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ठीक है, ठीक है। मतलब वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो यस, मैं यस। स्पेशली आपको बताना चाहूँगा। हाँ, तो जब मैं वापस इंदौर आया, तब मेरे लिए इतना सारा फील्ड हो चुका था, क्योंकि मैंने स्कूलिंग कर लिया था, फिर मैंने उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी हो गया था, फिर लोन हो गया है, क्रेडिट कार्ड हो गया। ट्रू। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि मेरे को अब क्या करने का है। हाँ, पर फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद फिर एक नया फील्ड चूज़ करा, जो मुझे विशाल खंडेलवाल जी ने सजेस्ट किया था। मैं जो शेयर मार्केट कमोडिटी वगैरह जो होता है, हाँ, मैंने इस पे एज़ ए कमीशन वर्किंग चालू किया। उन्होंने मुझे बताया कि अपने को ऐसे लोगों को ढूँढना है जो इस हुँ, फील्ड में काम करते हैं। जब हाँ, उन लोगों को तुम यहाँ वर्किंग करने के लिए लेके आओगे और वो जितना बिज़नेस करेंगे, जो टर्नओवर होगा, उस पे आपका इतना परसेंट कमीशन बनेगा। तो मैंने उनके साथ फिर वो धीरे-धीरे स्टार्ट किया, और 1 डेढ़ साल में कमीशन तो बनता था, पर वो कमीशन जो बनता था उससे मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि आगे बहुत ज़्यादा लाइक ग्रोथ होने वाला है, हाँ, या जितना रिक्वायरमेंट हम लोग चाहते हैं उतना फुलफिल होगा। तो इस बात को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और आपने मुझसे शादी वाली जो बात पूछी थी, मैं शादी वाली हाँ, बात बताता हूँ। वैसे तो लाइक अभी काफ़ी लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन, इसमें काफ़ी लोगों को मेरे बारे में या मेरी शादी वाली प्रोसेस के बारे में तो पता होगा। अ, 97 जब मैंने स्कूलिंग किया था उज्जैन से, तभी से मेरी बहुत अच्छी खास फ्रेंड रेणुका, जो आज मेरी लाइफ पार्टनर है, हाँ। मेरे मेरे बच्चों की माँ है। तो हम लोगों का 97 में हम लोग जब साथ में थे, तब हमारा दोस्ती था, तब की तब बहुत छोटी लाइक उम्र थी। पर हाँ, वहाँ से लेके कॉलेज तक हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा। और जैसे मैंने बताया कि मैंने बीएससी के बाद पढ़ाई करी नहीं, और लड़कियाँ हमेशा पढ़ने में अच्छी होती है। तो यस। रेणु का बीकॉम था, वो यूनिवर्सिटी टॉपर थी बीकॉम में। वाह! क्या फिर बात उसके बाद में एमकॉम उसने किया, एमकॉम में वो टॉपर थी। और साथ में वो गवर्नमेंट सर्विस जो एमपीपीएससी होता है, हाँ, उसकी भी स्टडी कर रही थी। तो कहीं भी कॉलेज के बाद जाके हमको ऐसा फ़ील हुआ कि शायद अब हम दोनों को एक-दूसरे की रिक्वायरमेंट लगने लगी है, या हम दोनों बात नहीं करते हैं, तो हमको कहीं कुछ चीज़ मिस होती है। हाँ, तो हम लोगों ने कमिटमेंट करने का सोचा, पर उसके पहले ये सोचा कि किसी को करियर पे दाँव पे नहीं लगाना है। हुँ, मैंने बोला, पहले तुम अपना करियर जो प्लान किया उसको करो, देन फिर हम वेरी लोग आगे वर्किंग करेंगे। गुड। और उसके साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि उनने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएससी क्लियर किया, हाँ, और 2007 में एक्साइज इंस्पेक्टर उनको जॉब मिला। और क्या उन्होंने देवास में 2007 मुझे ध्यान है अक्टूबर में उन्होंने उनका पोस्टिंग हुआ। हाँ, और रहा डिफ़िकल्टी, तो जो इंटर कास्ट मैरिज होती है वो माहेश्वरी है, मैं ठाकुर हूँ, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ तो आती है। पर हमने कोशिश किया घरवालों को समझाने के लिए, और फाइनली जब घर वाले मान गए, तो 2008 में अप्रैल में हम लोगों ने फिर क्या बात! शादी मतलब किया। आपकी शादी हुई तभी वो ऑलरेडी इंस्पेक्टर बन चुकी थी। हाँ, 2007 में पोस्टिंग हो गया था। तो आपको उसके डर नहीं बाद लगा में आपको डर नहीं लगा इंस्पेक्टर से शादी कर रहे मनोज भाई, सच सच बोलना है, यदि सच बोलना है तो ऐसा है कि डर तो आज भी लगता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, आपको सबसे अच्छी चीज उनके उसके अंदर क्या लगी एज ए ह्यूमन बीइंग? व्हाट वाज दैट वन पर्सन यू जिसके लिए बोलते हैं ना आदमी ने जिंदगी दांव पे लगा दी? मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक लाइन में बोलना है, तो यदि रेणु मेरे साथ नहीं होती, तो शायद मेरा सफ़र आज तक का, जहाँ पे मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वाह! शायद मैं वो पूरा नहीं कर क्या पाता। बात! क्या बात! क्योंकि मुझे हर वो टाइम जब लाइक कभी कॉन्फिडेंस कम हो गया, या कभी मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट था, या मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट था, वो पूरा फुलफिल जो है, वो रेणु ने, मतलब 97 से लेके आज तक हर चीज़ जो है वो रेणु ही देखती है, और उसका पूरा सपोर्ट है। मतलब मेंटली भी यदि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं पता जो मैं उससे डिस्कस नहीं करता हूँ। उसको एनर इंडिया भी पूरा पता है, उसको इरवा भी पता है, उसको रणवीर भी वाह! पता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी सुपर! मेरी लाइफ पार्टनर है। तो एक लाइन में यही है कि यदि वो नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं होता, और शायद वो जब तक मेरे साथ में, मैं तब तक हूँ, और तब तक मेरा ग्रोथ है, मुझे ऐसा क्या लगता है। So this is very true, in terms of any for every successful person there is a woman. And thank you, Renuji, for your contribution in Hitesh's life. I think because of you, he is there with us on this Broker Ki Pathshala. So I want to thank you for everything what you contributed to Hitesh's life.
So then you अरे came to एक्चुअली yes. आप रेनू को थैंक यू बोल रहे हो, वैसे मुझे भी उसको थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिलता है, पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं भी रेनू को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रेनू, क्या मेरा इतना साथ देने के लिए और हमेशा साथ में रहने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि यार फिल्म की स्टोरी बन रही है कोई, ऐसा प्लॉट पूरा फिल्म की स्टोरी की तरफ ही जा रहा है। सो देन व्हेन यू आपका 2008 में शादी हुआ आपने बोला, तो उसके पहले आप इंदौर पहुंच गए मतलब 2007। हाँ, मैं 2007 में लाइक अगस्त के आसपास में इंदौर पहुंचा था, और 2007 में अक्टूबर के में रेनू का पोस्टिंग हुआ था। और उसके बाद जो 6-7-8 महीना था उसमें हमने घर वालों से बात किया। स्टार्टिंग में तो कोई भी हाँ नहीं करता है, तो यहाँ पे फाइनली। रितेश, एक चीज मुझे अभी एकदम ध्यान में आ रही है, ध्यान में आ रही है कि 2007 में आपने बिजनेस में लॉस किया, यू नो बोलते हैं ना फेलर आया लाइफ के अंदर एक, और उसके बावजूद भी वापस आप अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उस जमाने में, और एक लड़की है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, हाईली एजुकेटेड है, और उसने ऑलरेडी एक इंस्पेक्टर की अच्छी पोजीशन में है, उसके बावजूद भी आपके साथ 2008 में शादी कर रही, यू नो, लुकिंग एट ऑल द फेलियर्स यू वर गोइंग थ्रू। सो आई थिंक दैट इज रियली वेरी वेरी कमांडिंग, यू नो, फॉर हर, कि अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स खास करके, उनके जो पेरेंट्स है, उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि बोला हो कि अरे यार लड़का तो अभी बिजनेस में लॉस किया है, कैसे तुम्हारा ध्यान रखेगा, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टोरीज। So I think you are very lucky to have Renu in your life. I think, you know, this is the biggest support. यस विनोद भाई, आई एम सो लकी, क्योंकि मैं तो रेनू को आज भी बोलता हूँ, मैंने अभी भी आपसे बोला कि शायद वो नहीं होती तो, जब ये लॉस लगा था और जब मैं इंदौर शिफ्ट हो रहा था, तो तब भी उसका ये कॉन्फिडेंस था कि आप चिंता मत करो, अब मेरा जॉब लग Wow. गया है। Yeah. एक एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ पिलर खड़ा हुआ है, आप मेहनत करो, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में जरूर करोगे। और शायद वही कॉन्फिडेंस था जब इंदौर में आने के बाद मैंने वापस से हिम्मत किया, और मुझे शायद इतना कॉन्फिडेंस था और हम दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रांग था कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ, और ना रेनू ने आज तक मुझे कभी फील करवाया कि लाइक मेरा जॉब था या मैंने इतना सपोर्ट किया, या उस टाइम भी मुझे True. कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ Correct. और रेनू का अच्छा जॉब है। Excellent. तो फिर आपने कमोडिटी में से आप उब गए कि भाई नहीं यार ठीक है, मतलब इधर जो चाहिए अपना भूख है उतना काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो हाउ डिड यू एंटर हाँ, रियल एस्टेट? मौका कहाँ से आया रियल एस्टेट के बारे जब मैं ये कमोडिटी वगैरह कर रहा था तब मेरा विशाल खंडेलवाल जी के साथ डिस्कशन होते रहता था, में? और हाँ। मैं नए नए कस्टमर को लेके आता था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, बोले हितेश मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा शायद बिजनेस के हिसाब से टर्निंग पॉइंट है, उन्होंने मुझे बोले हितेश मुझे ऐसा लगता है कि तुमको रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग है, जिस हिसाब से तुम लोगों से रिलेशन बना लेते हो, बात हाँ। करते हो, हाँ। कम्युनिकेशन अच्छा है, तो रियल एस्टेट में शायद हम बेस्ट कर सकते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा से उनकी बात मानता था, क्योंकि मैं 2001 से उनके साथ था, और काफी कुछ उनसे सीखने को मिला, मतलब एज ए गुरु, गुरु भी बोला जाए तो कम है। एब्सोल्युटली। तो कैसा है कि मैंने उनकी बात मानी, और 2008 अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास मैंने समझना चालू किया कि रियल एस्टेट क्या है, लाइक, और कैसे कर सकते हैं। हाँ। और शायद मैंने ये वाला जिक्र पहले भी एक दो सेशन में या कन्वेंशन में किया है, कि मेरे यस। पास में तब वैगन आर कार थी और एक मोबाइल था, मेरे हाँ। पास भी ऑफिस तो था नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया, छोटे छोटे पेपर में एड लगा के वर्किंग करना स्टार्ट किया, काफी लोगों को मैं डेवलपर के यहाँ ले जाता था, विजिट करता था, क्योंकि तब यही होता था, आपने एड लगाया, आपका फोन कॉल आएगा, आप चार चीज बताओगे, उनको अटेंड करोगे, चार प्रोजेक्ट घुमाने का था। करेक्ट। और जब ये काम स्टार्ट किया तब सोचा नहीं था कि ऐसा होता है ना, लाइक विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई कार्ड मांगता था तब तो मैं नंबर ही देता था। पर मैंने जो वर्किंग स्टार्ट किया उसके 3 महीने बाद ही जनवरी 2009 के अंदर रणवीर हुआ, मेरा आपका सन। बेटे जन्म हुआ बेटे हाँ, का? वेरी गुड। हाँ, तो जब रणवीर हुआ तो फिर जैसे रेणु मेरे लिए लकी है, वैसे रणवीर भी हाँ। मेरे लिए लकी ही है। तो मैंने रणवीर के नाम पे फिर बिजनेस पूरा फॉर्म करके रणवीर रियल एस्टेट के नाम से मैंने प्रॉपर काम चालू किया। वाह। और जब मैंने वो चालू किया तो उसका मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आने लगा कि हाँ, शायद कभी कभी सब चीजें काम करती है। तो मैंने कहा कि रेणु के साथ साथ अब रणवीर भी का भी पूरा लग मेरे साथ है, तो मैंने काम करना करेक्ट। स्टार्ट किया। पर फिर भी मुझे याद है कि जब जून फर्स्ट वीक 2009
मैंने मैंने विशाल खंडेल को जाके बोला कि ये रियल एस्टेट मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मतलब तब आठ तक महीने मैंने हो गए एक, क्या? हाँ, आठ और महीने हो गए, 8 महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली गाड़ी का उस पेट्रोल और मोबाइल के खर्चे, घूमने के खर्चे लग गए आपको। वो सब खर्चे रेनू से और लेके ऊपर मैं से करता जा रहा ऊपर था। से ऊपर से लड़के का रणवीर भी आ गया, तो अभी फैमिली और एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। हाँ, एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग उसके बाद मुझे टेंशन होने लगा था, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और करेक्ट। शायद मैं उतना दे नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे चिंता होने लगी और मैंने उनसे जाके बोला कि आप किसी भी कंपनी में मुझे 25,000 मेरा रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा मुझे करेक्ट। लाइफ में नहीं चाहिए। मेरा हाँ। आराम से हो जाएगा, साथ में रेनू भी काम कर रही है। तो आप मेरे को एक नौकरी दे दो वापस से आपकी कंपनी में, 25,000 रुपए का। उसमें मैं आराम से काम कर लूँगा। आप मेरे को जिस पोज़ीशन पे रखना चाहते हैं, आप रख लीजिए। पर विशाल खंडेलवाल जी का हमेशा विज़न आगे का ही रहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, किसी भी चीज़ को इतना एकदम हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेना। यहाँ से 1 महीना और इस काम को दे दो और 1 महीने बाद यदि अपने को लगेगा, दोनों बैठ के बात करेंगे, करेक्ट। तो मैं किसी भी कंपनी में जॉब दे दूँ। और मैं तब तक 150 से 200 कस्टमर ऐसा था जिनको मैं विज़िट करवा चुका था। हाँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रियल एस्टेट इतना डिफ़िकल्ट है, या लक काम नहीं कर रहा है, या मैं प्रॉपर प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब इतना 8 महीना दिया तो 1 महीना और अभी आ जाएगा। मुझे याद है 2009 1 जुलाई, मतलब ये डेट मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ। ये डेट मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इसमें मैंने फर्स्ट मेरा बुकिंग किया, वाह। और विशाल भाई से जब मेरा बात हुआ, उस बात को 15-20 दिन हुआ, तो मेरा पहला बुकिंग 1 जुलाई 2009 को किया मैंने, जिसमें मैंने 36,000 ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, हाँ। वो मुझे मिली। और वहां से मेरा रियल एस्टेट में एंटर हुआ, क्योंकि तब तक तो दरवाजे खुले ही नहीं थे, तो इसलिए मैं ऐसा करेक्ट। बोल नहीं सकता कि 2008 तक 8 से मैंने स्टार्ट किया। जब दरवाजा खुला तो 36,000 के साथ खुला था। और उसके बाद 1 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, ऐसे करते करते जुलाई में मैंने 7 क्लोजिंग किया। वाह। क्या बात है, क्या बात है। और जिसका यदि मैं कैलकुलेशन बताऊं तो कहीं भी 2.5 लाख रुपए के आसपास का ब्रोकरेज बना। मतलब आपके तो उस 10 महीने की सैलरी आ गई आपके पास, 25,000 की आपकी हाँ, एक्सपेक्टेशन थी। एग्जैक्टली मैंने भी ये सोचा कि हम 25,000 रुपए का रिक्वायरमेंट था, अब 10 महीने था, तो इसलिए अब 10 महीने तक तो मैं रियल एस्टेट नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद मैं प्लान करूंगा क्या करना है। पर टच वुड, मुझे उसके बाद से आज तक कभी पलट के वापस रियल एस्टेट में क्या देखा। बात है, क्या बात है दोस्तों। ये यहाँ पे मैं रुकता हूँ ये बात बताने के लिए। आप लोग जो लोग अभी देख रहे हैं या बाद में ये शो जो लोग देखेंगे, हर एक इंसान की लाइफ में एक फेज आता है, यू नो। और स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो इनिशियल लाइफ है 20 साल से लेकर 30, 32, 35 तक, ये उम्र ऐसी है ना, इसमें आप भरपूर जितना एक्साइटमेंट के साथ में नया जो सोच आता है, डेयरिंग करना है, रिस्क लेना है, सब लोग उसमें आप गलती करना ही चाहिए। और जितनी गलती करते हैं वो एक गलती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप खड़े रह के आगे देख सकते हैं, यू नो। गलती के ऊपर देख के उसको वापस मत दोहराओ, लेकिन वहां से आप आगे देख सकते हैं। और डोंट क्विट। एक राइट एग्जांपल है आपके सामने, जिन्होंने 2000 से 2009 तक तकरीबन अलग अलग कितने सारे प्रोफेशन, कितनी सारी जॉब, सब चीज किया। और रियल एस्टेट में आने के बाद में भी 8 महीने तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि वो सब चीज तैयारी थी, अगर वो टाइम पे क्विट करते थे तो जो अपॉर्चुनिटी थी जुलाई में, वो शायद वो नहीं देख पाते। सो हम सबके साथ ये चीज होती है, तो नेवर क्विट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आसपास जैसे इनके साथ विशाल है, रेनू है, ऐसे हर एक इंसान की लाइफ में एक दो दोस्त होते हैं या फैमिली मेंबर होते हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट देते, गाइड करते। वैसे लोगों की सलाह मानिए, एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन बिकम सक्सेसफुल। सो वहां से फिर क्या हुआ आगे? वहां से तो फिर सब अच्छा अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने 2011 में जाके इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। वाह। और उसके बाद मैंने इंदौर के अंदर मैंडेट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं हाँ। ओपन मार्केट करता था, पर मुझे बाद में ऐसा लगा। और हर स्टेप पे मतलब अ, शायद थैंक यू का सेशन चल ही रहा है, तो मैं यहाँ पे रोक के विशाल खंडेलवाल जी जो हैं, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेंटर हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यदि बिजनेस में मैं जहाँ पर आज हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, उसके हकदार जो हैं थैंक यू के, वो विशाल खंडेलवाल है। ये एक्चुअली। लाइफ में मैं कभी आज तक भूला नहीं हूँ, और जब तक हूँ तब तक मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि यदि विशाल खंडेलवाल नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। क्या बात है। क्योंकि So we would also आप on behalf of broker की पाठशाला, we would also like to thank विशाल खंडेवाल जी, मगर आप नहीं होते तो हम ही आज
ब्रोकर की पाठशाला में जो उनकी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं। और आप देखिए जितने सारे लोग आज रितेश की स्टोरी सुनेंगे उसमें से कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में डालेंगे और वो सक्सेस होंगे, तो कहीं ना कहीं उस सक्सेस के पीछे आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कीप डूइंग सच काइंड ऑफ जॉब। वो बोलते हैं ना, हमेशा इंसान अपने पास है उसको शेयर करता है, दूसरे के लिए कुछ हेल्प होता है, तो दैट इज द बेस्ट वे टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो गॉड ब्लेस यू विशाल जी। या हितेश। क्योंकि विनोद भाई मुझे वहां पे समझ में आया कि जो पेन होता है उस पेन में कौन से लेवल तक आपको खड़े रहना है। कुछ लोग पेन होते से ही बाहर हो जाते हैं और कुछ लोग पेन का जो तो लास्ट मोमेंट होता है तब तक खड़े रहते हैं। तो तो मुझे ऐसा लगा कि आप जब कोई कोशिश करते हो तो उसके साथ में सब्र जो रहता है, पेशेंस, यस, वो रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। तो आपने प्रयत्न करा और सब्र नहीं रखा तो फिर आपकी सफलता जो है वो छूट जाएगी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि हमको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा यदि आगे बढ़ना है तो। उसके बाद में मैंने मैंडेट करना स्टार्ट किया और मैंडेट करते करते मुझे आज 19 या 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं मैंडेट कर चुका हूँ। क्या बात। रनिंग में मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जो मैंडेट कर रहा हूँ। और आज मेरा टीम का साइज यदि देखेंगे तो 20 से 25 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे बैठ के वर्किंग करते हैं। तो तो इस टाइप अभी से मैंने किया। जी। आप ये जो मैंडेट के जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसमें क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू आर यूजिंग इन इंदौर, और थोड़ा कुछ इंदौर के मार्केट के बारे में बताइए कि आप इतने साल में 2009 से अभी 2021 12 साल में इंदौर के रियल एस्टेट को मतलब क्या एप्रिसिएशन मिला, क्या अपॉर्चुनिटी है, और आज कैसा मार्केट है वहाँ। विनोद भाई उसमें ऐसा है कि जब मैंने 2009 में रियल से स्टार्ट किया था तब तो रियल एस्टेट सभी दूर थोड़ा सा स्लैग ही चल रहा था। रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं था तब। नहीं, 2008 अभी में जो लेमन ब्रदर हुआ उसके हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में जी 2009 समझो 2010 के बिगिनिंग से थोड़ा स्टेट ठीक हुआ, 2009 तक भी खराब ही था। राइट। तो तब से धीरे धीरे फिर ग्रोथ हुआ। और मैंने जो इंदौर का ग्रोथ पिछले 4-5 साल में देखा है, जो शायद सब लोग उस चीज से एग्री करते होंगे, तो पिछले 5 साल में इंदौर का ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री आ गई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, यहाँ पे बड़े बड़े एजुकेशन हब आ चुके हैं। तो और अभी देखा जाए तो पूरे एमपी का एजुकेशन हब इंदौर में बोलते हैं। इंदौर में कहीं भी आज की तारीख में 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग सिटी से आके इंदौर में अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। पहले ऐसा होता था कि टीसीएस से तो इंदौर से बॉम्बे जाके टीसीएस में जॉब करने को मिलता था। और आज हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े ब्रांड हैं या जितनी भी आईटी कंपनी है वो सब इंदौर में है। और वो काफी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है और काफी अलग अलग बड़ी इंडस्ट्री भी आ रही है। तो आने वाले टाइम में भी इंदौर का ग्रोथ काफी अच्छा है। और उसके कारण जो रियल एस्टेट पे इफेक्ट हुआ है वो दोनों सेक्टर में हुआ है। रेसिडेंशियल सेक्टर में भी काफी अच्छा बढ़ा है। ये अलग बात है कि इंदौर के अंदर बाहर से कोई बड़े डेवलपर नहीं आए हैं, पर इंदौर में काफी अच्छे डेवलपर हैं जो अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल में काफी अच्छा एक्सपांशन इंदौर में हो रहा है अभी। प्राइस सेगमेंट कैसा है रेसिडेंशियल का, मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्राइस है, और कमर्शियल में क्या प्राइस है। हम रेसिडेंशियल में देखेंगे तो हम यदि अपार्टमेंट का बात करेंगे तो 25 लाख से लेके 3.5-4 करोड़ का अपार्टमेंट इंदौर में मिलता है, अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और कमर्शियल देखेंगे तो कमर्शियल भी ऐसा है कि 25-30 लाख से ऑफिस यदि हम देखते हैं तो 1 CR 1.5 CR के आसपास तक ऑफिस। मतलब आपका रेसिडेंशियल का पर स्क्वायर फीट अगर देखें तो तकरीबन 5-6 हजार कारपेट के ऊपर मैं बात करता हूँ। 5 to 6 thousand रुपीज से लेके 15-16 thousand कारपेट तक जगह है वहाँ। राइट, कारपेट के हिसाब से बात करेंगे तो मिनिमम 5,000 के हिसाब से हम कर सकते गुड। उसके बाद फिर आपको मतलब जो नए नए जो अपॉर्चुनिटी और नए आयाम जो आपने किए, वो इंदौर का एक एसोसिएशन है इरवा, हैं। उसमें जी। आपने ज्वाइन होने से क्या फायदा हुआ। ज्वाइन होने से फायदा तो ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। पर कैसा है कि मैं स्टार्टिंग में पहले वन आर्मी था जो काम हाँ। करता था। और ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा उस वक्त सोशल नहीं था, या बहुत ज्यादा मेरी फ्रेंडशिप या सर्कल ऐसा बड़ा नहीं था। मैं अपने काम पे फोकस करता था और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता था। और काफी टाइम तक मुझे ध्यान है कि मैंने आई थिंक इरवा 2014 के आसपास ज्वाइन किया।
तो मैंने जब 2009 से 2014 मतलब 5 साल इंदौर में काम कर चुका था रियल एस्टेट में। तब तक मुझे इरवा का नॉलेज नहीं था। मेरे एक फ्रेंड है, उनने मुझे बताया कि एक एसोसिएशन है और हाँ। ज्वाइन करना चाहिए। और आई थिंक एनआर इंडिया का कन्वेंशन था कोलकाता में, यस। और उसका डेट भी आई थिंक 14-15 अगस्त ही था। तो बराबर उस टाइम एकदम। मैंने तो उस वक्त मैंने इरवा ज्वाइन किया। हाँ। और इरवा ज्वाइन करने से लाइक एक फैटर्निटी मिली। दूसरा समझ में आया कि ब्रोकर आज Sorry, friends. I think there is some problem with this Wi-Fi connection. हाँ, इधर जाए। हेलो। हाँ। सॉरी, जी बीच जी। में आवाज चला गया। हाँ, तो मैंने अलग अलग काफी एसोसिएशन के बारे में सुना था, पर हम लोगों की भी एसोसिएशन है और वो लोग मिलके लाइक गेट टुगेदर करते हैं या साथ में बिजनेस करते हैं। हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना मतलब? हाँ, आ रही प्लीज करें। हाँ हाँ। तो उसके बाद मुझे एक अच्छा सर्कल था इंदौर में, और इंदौर के काफी अच्छे बड़े बड़े लोग हैं जो हाँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो उस हाँ। एसोसिएशन में है। हाँ। और वो ही एक सीढ़ी थी मेरे पास में जहाँ से मुझे काफी जो लाइक भूपेन जोशी जी हैं जो चेयरमैन है, तो आज मैं इनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे इरवा में काफी सपोर्ट किया। हाँ। और शायद उनने सपोर्ट किया इसलिए मैं एक कदम एयर इंडिया की तरफ बढ़ा पाया। क्योंकि लाइक ऐसा होता है कि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, पर जब फादर समझता है कि अब कौन से बच्चे को आगे भेजना है, वो डिसाइड करता है। तो उसके टाइम उनने कुछ डिफिकल्ट डिसीजन भी लिए होंगे, और मुझे एनआर इंडिया की तरफ उनने इरवा की साइड से बढ़ाया। जैसे मैंने उनको कभी निराश नहीं किया, पर मुझे एनआर इंडिया में आने का मौका मिला। और एनआर इंडिया में आने के बाद मुझे समझ में आया कि आपका काम करने का जो एरिया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंदौर में ही काम करना है। हाँ। आप नेशनली पूरा काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो इरवा और इरवा के बाद जो एनआर इंडिया है, वहां से मुझे ये एक्सपेंशन मिला कि ठीक है, हम लोगों ने इतने टाइम इंदौर में काम किया, पर लाइक मुझे बॉम्बे काम करना है, या मुझे केलकटा काम करना है, या बेंगलोर काम करना है, या मुझे यूएस दुबई कहीं भी काम करना है, तो मैं ये मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ में आगे बढ़ के और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मुझे मिलेगी। और साथ में अच्छे लोग, अच्छे दोस्त उस सफर में मिलते गए। और आई एम सो हैप्पी कि मुझे लाइक इरवा और एनआर इंडिया मेरी लाइफ में आया, जिसके कारण मुझे लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशन बनाने को मिले। तो आई थिंक इरवा ने वो काम किया जो हम बोलते हैं ना, स्टेप एक एक स्टेप आप ऊपर जाते हो तो आपका जो विजन है वो बढ़ते जाता है। आप जमीन पे हो, पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तो यू कैन आप दूर तक देख सकते हो। आई थिंक इरवा और एनआर इंडिया के थ्रू आपका जो विजन है और जो नेटवर्किंग हो गया आपका, और सोचने का तरीका, बिकॉज आप बड़े बड़े लोगों को जाके अलग अलग सिटी में, कंट्री में मिलते हो, तो वो लोग किस तरीके से, और अच्छी बात एनआर इंडिया की यही है कि आप दूसरे ब्रोकर के ऑफिस में जाके उनसे मिलके उन वो कैसे बिजनेस करते हैं, दे आर वेरी ओपन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, वो कैसे बिजनेस करते हैं, तो उससे जो लर्निंग मिलती है मेरे ख्याल से, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को, हर एक ब्रोकर को यूटिलाइज करनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन देखिए कैसा होता है, लाइक मैं इंदौर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक टीम का रिक्वायरमेंट है। मैंने आज टीम बनाया है 25 लोगों का, और मैं काम कर रहा हूँ। पर जब मैं एयर इंडिया में गया, तो मुझे एयर इंडिया में ये समझ में आया कि आज मुझे मुंबई यदि काम करना है, तो मुझे नया कोई टीम नहीं रखना है, मुझे नया कोई ऑफिस स्टार्ट नहीं करना है। दैट? जैसे लाइक आज विनोद ठक्कर जी और मुझे बॉम्बे में काम करना है, तो मेरा विनोड ठक्कर जी के साथ एक अच्छा रिश्ता है, तो मैं उनके साथ बॉम्बे में काम कर सकता हूँ। या मुझे हैदराबाद में काम करना है, तो वहां पर भी मेरे अच्छे एक फ्रेंड है, तो मैं उनके साथ कर सकता हूँ। तो हम लोग हमारे बिजनेस को विदाउट इन्वेस्टमेंट वेरी सिर्फ गुड। रिलेशन बेसिस पे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मुझे एनआर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे समझ में आया कि आप इंदौर से आगे भी सोच सकते हैं। अपनी ग्रोथ जो आप इंदौर में सोच रहे थे कि आज मैं इंदौर में अच्छा कर रहा हूँ, तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। जितना बड़ा सपना देख सकते हो, जितना बड़ा ड्रीम आप बना सकते हो,
वो सब फुलफिल हो सकता है। और काफी एनआर इंडिया में भी काफी ब्रोकर्स ने मिलके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। हमारे पास जितने भी काफी स्पीकर इसके पहले आते गए, सीरियल एक बना है, ग्रुप एक टेराओ करके बना है, वी सर्व कर प्रॉप सर्व करके बना है। तो आर यू पार्ट ऑफ एनी सच नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन? विनोद भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन में इतने बड़े सपने शायद देखने का परमिशन नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, उज्जैन ऐसा वाले नहीं शायद होता। इतना बड़ा इंसान सपना को नहीं कभी, देखते। इंसान को मतलब जगह सोला से, जगह से परमिशन कुछ नहीं होता। उज्जैन तो यार नगरी है, मतलब वहां तो नहीं नहीं, क, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटे शहर से एकदम ऊपर निकलने के लिए फिर बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ती है। तो पहले तो मैंने सपना देखा इंदौर आने का, और जब मैं एनआर इंडिया में आया और इरवा में आया, जब मुझे सब लोगों से मिलने का मौका मिला, तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं टेरायो रियल्टी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है, हाँ। उसका फाउंडर और डायरेक्टर दोनों हूँ। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा था कि जैसा आपने बताया कि एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है जिसके साथ में पूरा इंटरसिटी में यदि हमको काम करना है, तो तो वो इंटरसिटी में काम किया जा सकता है। तो शायद वो सपना भी मैंने देखा था। और मीनवाइल साथ में कुछ अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशंस के कारण हम लोगों ने एक पूरा ग्रुप बनाया, और वी आर 12 डायरेक्टर, हम 12 लोगों ने मिलके टेरायो रियल्टी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, जिसमें आज की तारीख में हमारे पूरे, ऐसा देखा है तो ऑफिसेस वाइज 12 ऑफिस है, और हम 200 से ज्यादा सिटी में काम करते हैं, और 60 से 80 लोगों का स्टाफ है हमारा, जो टीम टेरा के लिए वर्किंग करती है। इसके अंदर हम रेसिडेंशियल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, इसके अंदर हम नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल लीजिंग वाला जो पार्ट है हम वो पूरा करते हैं। और टच वुड अभी स्टार्टिंग है, पर सब लोगों की दुआ रही तो इसमें भी यस शायद यस, आगे अच्छा हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सुपर। और ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक और एक चीज आपके अंदर जो थी, जो स्कूल कॉलेज टाइम पे जो लीडरशिप थी और स्पोर्ट्समैन था आपके अंदर, वो भी एक बाहर निकल के आया 2015 में, बिकॉज आई वाज विटनेस टू दैट। जब भी अहमदाबाद में जो एनआर इंडिया के अंदर जो ओलंपियाड करके कंपटीशन होती है स्पोर्ट्स की, ऑल ओवर इंडिया से हर एक सिटी से टीम आती है वहां पे। और आप लोगों की टीम भी थी, अहमदाबाद में ओलंपियाड था। और आई वाज देयर टू विटनेस आपका फाइनल, आपका जो फाइनल टीम मैच देखा मैंने क्रिकेट का। तो शायद इंडिया की भी कोई ऐसी इतनी जबरदस्त क्रिकेट की मैच बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो स्मार्ट के साथ आपका फाइनल मैच था एंड इट वाज अनबिलीवेबल मैच। तो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? हाँ, स्मार्ट के साथ हमारा फाइनल था, और आप मतलब एज ए चीफ गेस्ट आप ही थे, और आपके हाथ से मैंने कप लिया था। तो उसका स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्रिकेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा चेस में इंटरेस्ट था, वैसा मुझे क्रिकेट बचपन से ही पसंद था, और हम लोगों ने काफी क्रिकेट खेला। और जब हम लोग कॉलेज में थे, तब हमने 3 साल तक सीजन बॉल जो लेदर बॉल है उससे हमने टूर्नामेंट भी जीता था। तो क्रिकेट तो शौक था, पर इरवा में आने के बाद मैं अपना ये शौक पूरा कर पाऊंगा शायद मुझे पता नहीं था। तो जब इरवा में आए तो हम लोगों ने देखा कि इनर इंडिया में इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोगों को स्पोर्ट्स का एक अलग से इवेंट होता है। और इरवा की टीम 2 या 3 बार पहले आ चुकी थी। और शायद ये सेशन में यदि मान लीजिए अहमदाबाद से मेरे कोई फ्रेंड जुड़े होंगे, तो हम लोग जब इंदौर से निकले थे, तो उसके पिछले 3 साल तक अहमदाबाद ने हमको हर टूर्नामेंट से बाहर किया था। हाँ। तो जब हम इंदौर से निकले थे, तो हमारा टारगेट कब जीतना नहीं था, हमारा टारगेट अहमदाबाद को हराना था, सिंपल। और उसके बाद उसके बाद अहमदाबाद में शायद मेरे दोस्त और बढ़ गए, पर हम लोगों को सबसे अच्छा रहा कि हम शायद अहमदाबाद वाले ग्रुप में ही आए, और हमने वहां पे आके अहमदाबाद को हराया, और हराया और अच्छे तरीके से हराया, और हमने मान लिया कि हम कब जीत गए हैं। करेक्ट। पर शायद वो हमारा टाइम था। हम सब लोग जो 11 लोग 15 लोग थे, हम सबका अलग एक साथ काम कर रहा था उस वक्त, हिरवा का अलग भी काम कर रहा था। तो उसके बाद हम एक के बाद एक सबसे करते गए, और हमने बिना एक भी मैच हारे वहां पे फाइनल, फाइनल टफ था क्योंकि स्मार्ट ऑलरेडी पहले 2-3 बार कप जीत चुका था। यस। और फाइनल ऐसा था कि लास्ट बॉल तक कौन जीतेगा ये नहीं समझ में आ रहा था, पर विन तो विन होता है। तो तो स्कोर कितना था? 2017 स्मार्ट ने का पहले जो बैटिंग विनर थे करके, वो, हाँ हितेश,
स्मार्ट ने पहले बैटिंग करके बहुत बड़ा स्कोर किया था मतलब, और उसमें भी उन्होंने लास्ट ओवर में बहुत ज्यादा रन मारे थे, तो तभी तो ऐसा ही लगता था लोगों को कि यार ये तो अभी गया मैच हाथ से इंदौर के। तो व्हाट वाज द स्कोर, कितने ओवर का मैच था? वो फाइनल था 20 ओवर का। 20 ओवर में कितने रन बनाए थे? और मुझे याद है 20 ओवर में मुझे अच्छे से याद है कि जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर्स हमेशा याद रहते हैं। हाँ। तो 19 ओवर तक तो हमने उनको 150 रन पे रोक दिया था। हाँ। पर जो लास्ट वाला ओवर था उसमें 27 रन बने थे। ओ। तो उसके कारण 20 ओवर में 177 का टारगेट था, हाँ। जो हमको देखने में काफी ऐसा लग रहा था कि शायद अब पता नहीं क्या होगा। पर जैसा कि मैंने बोला कि आपको तो कोशिश करना है जीतने के लिए, यस। जीत और हार से बाद में डिसाइड होती है। तो हमने पूरी कोशिश करी। और आखिरी टाइम ऐसा आया कि लास्ट में 6 बॉल पे 8 रन रिक्वायर्ड हो गए थे लास्ट ओवर में। करेक्ट। वही मोमेंट था जो पूरी टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, तो आई थिंक आपके क्योंकि आपका मैं एक, पिच पे था। हाँ, आपका जो प्लेयर था किसी ने 96 रन मारे थे मेरे ख्याल से, वो लेफ्टी था, क्या नाम था उसका? आई थिंक राजू करके मेरा प्लेयर था जिसने हाँ। 96 रन बनाए थे। और पूरा गेम चेंज अहमदाबाद किया। अहमदाबाद हाँ, अहमदाबाद होस्ट था। उनने बड़ा बाउंड्री पे बोर्ड लगा रखे थे कि इस बोर्ड पे यदि बॉल टच होगी या इसके आसपास जाएगी तो हाँ। अलग से गिफ्ट था। पर उसने जो सिक्स मारे तो उसमें बॉल ही नहीं मिली, इससे पता ही नहीं लगा कि बॉल कितनी दूर गई कर। सो आई हैव फ्यू पिक्चर्स ऑफ दैट मोमेंट, और आपका लीडरशिप उसमें बाहर निकल के आया कि दिस इज योर टीम, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंटायर टीम ऑफ इरवा। यस और जो जोश मैंने देखा, ऐसा लगा कि वो एक एक नई ऊर्जा आ गई आपकी पूरे इरवा के अंदर। और भी एक दो फोटोग्राफ है। हाँ, दिस इज योर ट्रॉफी। आई फेल्ट वेरी गुड यार, आई वाज वाह या दैट टाइम स्पेशल लास्ट डे को ही मेरे लिए आना हुआ था, तो आई रियली फेल्ट वेरी गुड। एक्सेलेंट जी यार। जी वेरी नाइस। जी और मेरा आपके साथ इंटरेक्शन और जो मिलना हुआ, दिस इज द प्लेस वेयर आई वी मेट फर्स्ट टाइम। So tell about this program you organized in Indore in 2015 when I came and talk about a training program of Gateway to become successful. तो विनोद भाई एक्चुअली कैसा ना कि ये फोटो देखने के बाद अब आपका नंबर आता है थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नरेंद्र आप मेरे गुरु रहे, मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है। जब सितंबर 2015 का ये इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया तब मैं बिल्कुल नया नया था, क्योंकि लाइक कन्वेंशन के बाद का ही ये प्लान है और आई थिंक कन्वेंशन में ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ था। Yes. तो जब मैंने आपको देखा तो मतलब ऐसा होता है ना कि अपनी फील्ड में जब हम इतने अच्छे व्यक्ति को इस लेवल पे देखते हैं तो हमको खुद पे प्राउड होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब लाइक आप भी जानते हैं, आपने इसका नाम भी ब्रोकर की पाठशाला रखा है। पर ब्रोकर वर्ड जो है वो पहले अब रियल्टर हो गया है। पर उसको उस तरीके से पहले लिया नहीं जाता है जिस तरीके से अब प्रोफेशनल तरीके से लिया जाता है। तो उस वक्त जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा इतने बड़े लीडर यदि अपनी इंडस्ट्री में हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि इनको आज से गुरु बनाना चाहिए और उनसे चीजें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग आपके साथ बहुत अच्छा रहा और लाइफ में मैंने जितने भी साल 5 से 7 साल आपके साथ हो गया है तो मैंने काफी कुछ आपसे सीखा। और उसका नाम ही था कि बिकम अ रियल्टर। तो कैसे बनना है तो मैं उस पथ पे धीरे धीरे चला और मैं ब्रोकर से रियल्टर बन चुका हूँ। Great. Friends, I think when I met first Hitesh, he was somebody uh, who met me, welcomed me at the airport. और ये इंदौर के जितने भी मेंबर है, भूपेंद्र भाई है, तभी शैलेश जी थे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट, और बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। जितने भी मेंबर है, मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई शादी में गया, इतनी मेहमान नवाजी। और मुझे हाथ में रखा था मतलब पूरा दिन। और मुझे मालूम है कि आपने जो विशाल खंडेलवाल का जिक्र किया, आई थिंक वो मेरा प्रोग्राम जो था वो भी स्पॉन्सर उन्होंने किया था, एसएस इन्फिटियस करके उनका कंपनी है, बहुत बड़ा यस उनका प्लॉटिंग डेवलपमेंट था। अपना सेशन के यस बाद में वो हम लोग वहाँ पे उनके ऑफिस में भी गए थे, साइट पे भी गए थे। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैंने तभी एकदम सीधा साधा बंदा था, नया नया लगा मुझे इंडस्ट्री में, वेरी यंग एंड बहुत मुझे भी अच्छा लगा कि एक किसी से मिलके कि हु इज ईगर टू लर्न समथिंग इन लाइफ, और वहां से लेके अभी तक की जो जर्नी है हितेश की, इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मेरे लिए उसने एक मोमेंट लाइफ में क्रिएट किया जो शायद मेरे लिए किसी ने नहीं किया आज तक।
So that have really made me very very close to him, emotionally. So you can see this photograph. These were the moment captured by his photographer. और मुझे ये पता नहीं था, ये हमारी सितंबर में प्रोग्राम थी वहां पे, सितंबर 2015 में। और मैं तो वहां से निकलने के बाद भूल गया सब चीज, एक अच्छी यादें लेके निकला वहां से। और मुझे मालूम है एयरपोर्ट गया तो बहुत सारी थैलियों में उधर उनका नाश्ता, ये वो स्पेशल थिंग जो इंदौर की थी, भर भर के मुझे भेजा था वहां से। पत्नी भी मेरी बहुत खुश हुई थी। और मैं देखता हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन नए साल में एक एयर कुरियर से एक बड़ा बॉक्स आता है मेरे ऑफिस में। और जब मैं खोलता हूँ तो ये पूरी फ्रेम के साथ में, मतलब मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था उसके अच्छे मोमेंट। आई थिंक मेरे पास मेरे लाइफ में हितेश इतना अच्छा फोटोग्राफ मेरे पास कोई भी नहीं। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। दीज आर द मोमेंट ऑफ लाइफ, इंसान जिंदगी में कितना लाइफ में क्या करता है ना, बट हमेशा जब आप आपकी आपकी जिंदगी जब आप 60-70 के होते हो ना, तभी आपके पास बहुत वक्त होता है। और उस वक्त में इंसान पीछे ही देखता है, बिकॉज आगे नहीं देख सकता है। पीछे देख के उसमें जो अच्छे अच्छे मोमेंट उसने लाइफ में निकाला है ना, आई थिंक दिस वाज द मोमेंट विच आई विल ऑलवेज चेरिश इन माई लाइफ। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल मोमेंट। यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सो माय प्लेजर। यहाँ से हम आगे चलते हैं। हितेश, अभी आपके पास आपने जैसे बताया यू आर पार्ट ऑफ टेरायो कंपनी जो नेशनल लेवल पे है, और आपके पास 25 लोगों का टीम है। तो ब्रोकरेज बिजनेस को अच्छी तरह से करने के लिए आप अपने ऑफिस में और आपकी स्ट्रेटेजी, आपका प्लानिंग, क्या क्या चीज करते हो जिससे आपको सक्सेस मिलता है? व्हाट आर योर कोर कॉम्पिटेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? एक्चुअली हम लोग जब मैंडेट का मार्केटिंग का प्लानिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यूज करना पड़ती है। लाइक सोशल मीडिया काफी सपोर्ट कर रही है अभी। पहले लाइक सोशल मीडिया पे इस तरीके से वर्किंग होता नहीं था। और लाइक पहले डाटा का इतना इम्पोर्टेंस लोग समझते नहीं थे, डाटा क्या होता है। और साथ में आपको बताऊं कि हम लोगों को कहीं भी 13 साल के आसपास वर्किंग हो गया है। और आज की तारीख में 60 से 70% जो बिजनेस है वो हमारा रेफरेंस का बिजनेस आता है। 30% बिजनेस ऐसा है जो हम लोग शायद नया करते हैं। तो इतने टाइम तक हमने जो सर्विसेज, जो क्लाइंट के साथ या रिलेशनशिप बनाई, जो ट्रस्ट बनाया, उसका फायदा आज हमको इतने साल बाद मिल रहा है कि 60-70% के आसपास हम लोग में बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग जब मार्केटिंग प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारा लाइक प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग रेडियो वगैरह जो है हम उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो इसके साथ हम लोग पूरा प्लानिंग करके और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। लाइक गूगल एड हो गया, फेसबुक एड हो गया, इंस्टा एड हो गया। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन आने लग गए हैं। पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे लाइक पोर्टल है, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक है, मकान.com। तो इन सबसे मिक्स होके ही इसका आउटपुट आता है, पर उसका आउटपुट जो रहता है वो हमारा 30-35% के आसपास है। तो तो अभी आपके साथ आपके छोटे भाई भी मेरे ख्याल से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए, और आपके जीजा जी जिन्होंने आपको सबसे पहला जो इंश्योरेंस का काम दिलाया था, वो भी आपकी कंपनी में आपके साथ जुड़े हुए रणवीर में। जी। हाँ विनोद भाई, आज की तारीख में मेरे जो रियल ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब जो रेनू के भाई हैं, वो भी मेरे साथ हैं। जो मेरे जियाजी हैं वो भी मेरे साथ हैं। और जैसा मैंने बताया है कि मेरा छोटा ब्रदर देवेन जो है वो भी मेरे साथ है। रितेश जो है वो उसका साथ, वो साथ ही है पर एक अलग कंपनी के साथ बिजनेस रियल एस्टेट का ही करता है साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो कोर टीम है वो पूरी लाइक घर वालों की, और जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है जो 20 साल से कॉलेज में मेरे साथ था, वो भी आज मेरे साथ है। तो वो टीम जो है वो मेरे सब अपने वालों की है। तो अभी जिस तरीके से आपकी जर्नी चल रही है, और जो आपने लास्ट एटलीस्ट 2014 के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ रियल एस्टेट में, उसके बाद कुछ बातें हुई ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया 2016 में। और मुझे मालूम है रेसिडेंशियल में आपके इंदौर में प्लॉटिंग डेवलपमेंट ज्यादा है, फ्लैट्स के धीरे धीरे अभी काफी हो रहे हैं, बट आई थिंक प्लॉटिंग वाज वन ऑफ द मेजर बिजनेस इन इन इंदौर। तो उसके बाद रेरा आ गया, एंड देन जीएसटी। तो ये जो तीन चीज एक साथ में आई, उसका इम्पैक्ट आपके हिसाब से इंडस्ट्री में क्या पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, क्या इम्पैक्ट आया, तो उसको आगे कैसे देखते हैं?
यदि हम उसकी बात करें तो स्टार्टिंग में जब वो आया था तब लोगों को शायद 15-20 दिन 25 दिन लोग थोड़े से घबरा गए थे कि रातों रात सब चीजें चेंज हो गई है तो अब क्या होगा। पर जब 1 महीने के बाद शांति सब लोगों ने सोचा तो उनको जैसा होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन साथ में रहता है, तो बस वो आपको ढूंढना रहता है कि सॉल्यूशन कितने टाइम में आपको मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइमिंग में भी मैंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था, क्योंकि लाइक ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन और जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें एक अच्छा बड़ा डिफरेंस होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक अमाउंट है जो वर्किंग करता है। तो उस टाइमिंग में मैंने काफ़ी रियल एस्टेट में अच्छा बिज़नेस किया था। मतलब उस टाइम तो मुझे याद है कि जो 2000 का चीज़ था वो 2200 में भी बहुत आराम से वर्किंग हम लोग कर पा रहे थे। तो मुझे वो पॉजिटिव लगा, मुझे नेगेटिव नहीं लगा। काफ़ी लोगों को नेगेटिव लगा क्योंकि शायद उसके कारण बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री इतनी दूसरी जो फ़ील्ड थी, उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। पर रियल एस्टेट को लेके मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। रेरा के बारे में आपका क्या और ओपिनियन है? आप यदि लाइक रेरा की बात करेंगे, जी, रेरा की बात करेंगे और आप जीएसटी की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइक आज मैंने बोला कि ब्रोकर की पाठशाला है और हम रियल्टर हैं, तो हम रियल्टर हैं, हम अपने आप को रियल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। आज ऐसी काफ़ी इंडस्ट्री है जिसमें इस टाइप से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज़ वे में जब करना होता है, तो उसके लिए एक लिमिटेशन बनाना पड़ती है। हम उसको कभी भी ऐसा ओपन नहीं छोड़ सकते कि ये कहाँ जाएगी। तो रेरा उसी के लिए आया है और जो रेरा को पॉज़िटिव लेता है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी इंडिया के अंदर चीज़ है जिसमें काफ़ी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, लिटिगेशन आ जाता है, इल्लीगल चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि सब चीज़ें पूरी तरीके से चेक करने के बाद यदि कोई प्रोजेक्ट आता है और रेरा के अंतर्गत वो यदि पास होता है, तो वो यूज़र के लिए भी बेटर होता है, डेवलपर के लिए भी होता है और खासकर हम लोगों के लिए भी होता है क्योंकि फेस वैल्यू हम ही रहते हैं। हम दोनों के बीच में लोगों के साथ वर्किंग करते हैं। तो मैं रेरा के लेके भी काफ़ी पॉज़िटिव हूँ और हमारे लाइक इधर एमपी में अ, भोपाल के अंदर रेरा ऑफ़िस है, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ और जो वहाँ पे चेयरमैन वगैरह हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी होती है। अभी लास्ट टाइम भी नेशनल लेवल से मिस्टर शिवा आए थे, तो हम दोनों लोग जाके वहाँ मुलाकात करके आए थे। तो रेरा और जीएसटी तो पॉज़िटिव है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पॉज़िटिव लेना चाहते हैं और किस चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हर व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता है, कुछ गलत तो भी बोलते हैं और कुछ अच्छे भी बोलते हैं। पर मैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से रेरा और जीएसटी को पॉज़िटिव मानता हूँ। तो आपके अभी आपके अंदर से मध्य प्रदेश में कितने ब्रोकर्स होंगे और कितने रेरा रजिस्टर होंगे रफली, मतलब एक वाइल्ड फिगर? हाँ, देखिए ब्रोकर का तो कैसा है ना कि हम लोग कितने ब्रोकर होंगे ये बताना तो एक थोड़ा-सा मुश्किल है। अप्रोक्सीमेटली हम तो बोल आप सकते हैं यदि ना, इसकी जैसे बात करें कि कितने ऑर्गेन मतलब जैसे हाँ, मैं मैं हमेशा कहता हूँ कि बता रहा हूँ कि लाइक हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख ब्रोकर है और उसमें से अभी तक ऑल ओवर इंडिया में 55,000 ब्रोकर रजिस्टर हुए रेरा में। तो वैसे एक रफ आइडिया आपका इंदौर का दे सकते हैं, आपके इंदौर में कितने हजार ब्रोकर होंगे? हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि यदि रफ आइडिया की बात करें तो पूरे एमपी में मान लीजिए 1 लाख ब्रोकर है, पर उसमें से ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर जिसको हम बोलेंगे, वो 20,000 होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उस 20,000 में से 2,000 लोग हैं जो रेरा हाँ। रजिस्टर्ड होंगे। सो क्योंकि काफ़ी लोगों का वर्किंग ऐसा है जिसका प्राइमरी सेल का वर्किंग नहीं है, जिसके लिए करेक्ट, रेरा कंपल्सरी नहीं है अभी। जिस दिन रेरा कंपल्सरी होगा, उस दिन 20,000 ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर जो है, ये सब रेरा रजिस्टर्ड होंगे। करेक्ट। सो आई थिंक आप अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखेंगे तो वी हैव अ ह्यूज कम्युनिटी। ओनली थिंग इज कि उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका बेनिफिट सबको हो सकता है। उसको एक अभी जैसे आप दूसरे कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लीजिए, चाहे आप एडवोकेट ले लीजिए। अगर कोई बंदा एडवोकेट बनता है तो उसको कंपलसरी उनका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100 रुपीज या 1000 रुपीज भर के उसका मेंबरशिप जो फेडरेशन रहता है उसमें बनना ही पड़ता है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, आप देख लो ऑल ओवर इंडिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसके साथ में। मेडिकल एसोसिएशन आप ले लीजिए, जितने डॉक्टर है ऑल ओवर इंडिया में वो सारे। लेकिन हम हमारे आई थिंक एनआर इंडिया इज डूइंग ग्रेट जॉब लीडिंग दैट कि हम आगे चल के 2 साल 5 साल के बाद अगर ये फॉर्मेशन कर सकते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना बड़ा होगा। आप सोचो ना कि एक कम्युनिकेशन अगर एक साथ में इतने सारे लोगों के पास जाता है। आपने कभी सुना है कि रियल एस्टेट ब्रोकर ने पूरे इंडिया में स्ट्राइक किया?
हम टैक्सी वाले का स्ट्राइक सुनते हैं, हम ट्रक वाले का स्ट्राइक सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्ट्राइक देखा होगा, लॉयर का स्ट्राइक देखा होगा, किसी भी मुद्दे को लेकर। तो हम इसलिए वो चीज नहीं, क्योंकि हमारे पास नंबर ही नहीं है, राइट? So I think this RERA राइट। will bring this kind of opportunity for our organization. इससे हमको रिस्पेक्ट भी मिलता है, और अगर ज्यादा मेंबर जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है। गवर्नमेंट अगर नंबर होंगे आपके पास तो सुनते हैं। और ये जो हम आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज अगर मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरा महाराष्ट्र का महारेरा का रजिस्ट्रेशन है। मुझे कल इंदौर में आके अगर कोई बिल्डर, समझो मुंबई का बिल्डर है, कल्पतरु है फॉर एग्जाम्पल, उनका इंदौर में काम चालू है, अगर मुझे इंदौर में उस प्रोजेक्ट में फ्लाइट का बुकिंग करना है, मैं तो कल्पतरु को जानता हूँ, यहाँ पे मेरे रिलेशन भी अच्छे हैं, तो मुझे कंपलसरी एमपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं वो फ्लाइट उनका भेज सकता। ये तो गलत है ना, मतलब। तो इसलिए हम भी हाँ कोशिश कर रहे हैं, एनआर इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो वन ब्रोकर वन लाइसेंस, हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं वन नेशन वन लाइसेंस। तो आई थिंक अगर वन नेशन वन लाइसेंस रेरा में हो जाएगा तो उसका बेनिफिट बहुत सारे ब्रोकर को हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज को हो सकता है जो ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहते हैं, मतलब सबके लिए कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन? विनोद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो रेरा वाला है, कभी भी जैसे आपने बोला चार्टेड अकाउंटेंट वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेरा को यदि हमको पूरी अच्छी तरीके से अप्लाई करना है तो उसके लिए 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डेवलपर, डेवलपर यदि कंपलसरी कर देगा कि मुझे रेरा रजिस्टर्ड लोगों के साथ ही काम करना है। दूसरा, लाइक हमारी एनआर इंडिया, इरवा या ऐसा लोकल एसोसिएशन जो रियल्टर्स का बना है, यदि वहां पे वो कंपलसरी कर देगा कि रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर को ही हम लोग लेंगे, साथ ही जितने कस्टमर हैं, जितने क्लाइंट है, वो यदि कंपलसरी करेगा हम रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और साथ में हमारे जो सबसे बड़ा जिसको बिजनेस मिलता है, रजिस्ट्रार जो होता है, तो ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई रजिस्ट्री करवाने गया है तो दोनों ब्रोकर को पहले रेरा रजिस्टर्ड का उसको कॉपी चाहिए, उसके बाद ही वो किसी भी फॉर्म का रजिस्ट्री करेगा, सेल हो, रीसेल हो, लैंड हो, कुछ भी हो। यदि इस टाइप के सब लोग हमको यदि सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक तो रेरा कंपलसरी हो जाएगा और सब लोग को कंपलसरी करवाना पड़ेगा, और जब कंपलसरी हो जाएगा तो हमारा एक पूरा एक यूनिटी बन जाएगा। और जो आज आप बोल रहे हैं, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए कि रियल एस्टेट ब्रोकर कभी हड़ताल करे, पर हाँ, कभी ऐसा कोई मौका मिले कि किसी अच्छी चीज के लिए साथ में खड़ा होना हो, तो पूरे रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं वो एक साथ खड़े होके गवर्नमेंट के सामने अपनी चीज रख पाएंगे। नहीं, स्ट्राइक मतलब मेरा कहने का मतलब कोई ऐसे मुद्दे के ऊपर कि जिसमें आपको न्याय नहीं मिल रहा है, समझो, जी। तो तकलीफ होती है, तो जी। तो गांधी जी ने कहा है कि आप रास्ते पे आओ, अगर आपको अहिंसा नहीं करनी है, आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक तरीके से आपको स्ट्राइक करनी है। दोस्तों, हितेश के साथ शेयरिंग में बहुत नई नई बातें सीखने को मिल रही है, बहुत मजा भी आ रहा है मुझे, और आई एम श्योर आपको भी, यू मस्ट बी एंजॉयिंग एंड लर्निंग लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम हिम। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है हितेश के लिए तो आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में डाल सकते हैं। once I complete the conversation, we will take those questions also. हितेश, अभी ये दो चीज जैसे ही खत्म हो रही थी और मार्केट में से हम जैसे इंडस्ट्री बाहर निकल रही थी, और उसी वक्त मार्च 2020 में आ गया कोविड, 19 में, सॉरी 19 में आ गया कोविड, और मार्च 20 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो पहला एक लॉकडाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा खुला मार्केट, और वापिस सेकंड लॉकडाउन आया, वो ज्यादा डेंजरस था, और उसके बाद अभी हम धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो आपका ये जो पूरा जो दो सेशन गए लॉकडाउन के, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको एज ए ह्यूमन बीइंग क्या सीखने को मिला? आपके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट हुआ? और आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से आपने बिजनेस में कुछ चेंजेस लाए, या और आगे मार्केट आपको क्या लगती है? 3 क्वेश्चन है इसमें। हाँ, विनोद भाई, सबसे पहले तो कोविड नाम ही खराब है, क्योंकि कोविड जहाँ सुनते हैं वहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आना नहीं चाहिए था, और जितनी जिससे आया है, जितना जल्दी सभी दूर से पूरे नेशनल लेवल से यदि हर जगह चला जाएगा तो सबसे बेस्ट पार्ट कुछ नहीं हो पाएगा। यदि मैं एज ए पर्सनली बात करूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें काफी नियर डियर और काफी सभी को बहुत सारे लॉसेस हुए, कमर्शियल लॉसेस भी हुए हैं और फैमिली मेंबर का लॉसेस भी हुए हैं, फ्रेंड्स के लॉस भी हुए हैं।
पर आप यदि इसको बिजनेस पर्पज से यदि मुझसे बात करना चाहेंगे, तो लास्ट वाला जो कोविड था मार्च वाला, और मार्च के बाद जब वो कोविड आई थिंक मई के आसपास जब वो ओपन हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सभी इंडस्ट्री अब डाउन हो जाएगी और सभी इंडस्ट्री पे अब कोविड आ गया है तो काफी लॉसेस होगा और नहीं चलेगी। और कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा फील था कि अब तो रियल एस्टेट का आगे फ्यूचर क्या है पता नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला क्या होता है कि हम बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं और नेगेटिव शायद थॉट एकदम आ जाते हैं कि ये ऐसा हो गया तो अब क्या होगा। पर मुझे ध्यान है कि मैंने फर्स्ट लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन के बीच में जितना बिज़नेस किया या मेरी टीम ने जितना बिज़नेस किया, उतने पिछले 3 साल में मैंने बिज़नेस नहीं किया था। वाह, क्या बात है। यदि एज़ अ बिज़नेस पर्पज़ से देखा जाए, तो मैंने सबसे ज़्यादा बिज़नेस उस टाइमिंग में किया। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि हम लोग पूरे कोविड में और पूरे लॉकडाउन में सिर्फ़ एक ही चीज़ कर रहे थे, स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम। और हम सब लोगों ने होम को इतना प्रमोट किया, रियल एस्टेट को इतना प्रमोट किया कि हमको पता ही नहीं था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है कि हर व्यक्ति अब घर के बारे में सोचना चालू करेगा। क्योंकि वो उसको पता लगा कि मेरा घर छोटा है, मैं 4 लोग एक साथ घर में यदि रुकते हैं, तो अब बड़े घर का रिक्वायरमेंट है। या जो व्यक्ति रेंटेड रहता था, उसने सोचा कि मुझे अब शायद अपना घर खरीद लेना चाहिए। 2 बेडरूम वाला 3 बेडरूम में चला गया, वर्क फ्रॉम होम आया, तो सबको ऐसा लगने लगा कि छोटा होम हो या बड़ा होम हो, पर मेरे लिए एक वर्किंग का एक अलग से पार्ट, एक एरिया होना चाहिए घर के अंदर। जहाँ पे यदि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, तो मैं आराम से बैठ के वहाँ पे काम कर लूँ। तो वो इतना सारा मार्केटिंग होने के बाद जो रेज़िडेंशियल, मैं कमर्शियल को नहीं बोलूँगा क्योंकि कमर्शियल चूँकि लाइक मॉल, रिटेल सेक्टर उसमें थोड़ा-सा हिट हुआ है, हम सब जानते हैं। पर यदि रेज़िडेंशियल पर्पज़ से हम लोग बात करेंगे, तो वो रियल एस्टेट का बूम था, जिसमें सब लोगों ने जितने डिसीज़न पेंडिंग कर रखे थे घर को लेके, जैसे लाइक मैंने सोचा कि 6 महीने बाद घर लूँगा, तो मैं नेक्स्ट मंथ से उस बारे में सोचना चालू करने लग गया और डिसीज़न फ़ास्ट लेने लग गया। उसके कारण रियल एस्टेट अच्छा बिज़नेस किया रियल एस्टेट में। सेकंड लॉकडाउन जो आया, उसमें डेफ़िनेटली फर्स्ट लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन बहुत खराब था, क्योंकि उसमें शायद ऐसा बोल सकते हैं कि शायद फर्स्ट लॉकडाउन को हमने थोड़ा-सा ईज़ी लिया, इसलिए सेकंड यस। लॉकडाउन में हमको थोड़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हुई। और फर्स्ट लॉकडाउन में कमर्शियल लॉसेस इतना नहीं हुआ था, पर सेकंड लॉकडाउन में लोगों का पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद वापस से सब लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद रियल एस्टेट अब वापस से नहीं उठेगा। पर मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आने वाले 4 या 5 साल तक रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट जो है, उसमें बूम आने वाला है। क्योंकि लाइक बाहर की एनआरआई फंडिंग, बाहर अभी जो देशों में हुआ है, उस कंपैरिज़न में इंडिया उनको सेफ लगता है। और मैं यदि इंदौर की बात करूँ, तो इंदौर को भी अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंदौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एनआरआई फंडिंग भी काफ़ी आ रही है। तो आने वाले टाइम में दिवाली के बाद यदि हम देखेंगे, और जैसा आपने बोला कि पुरानी चीज़ें जनरली या पुरानी खराब चीज़ें व्यक्ति जल्दी भूल जाता है, शायद हम इस लॉकडाउन को भी भूल जाएँगे और वापस से हम लोग रियल एस्टेट पे चलेंगे। और यदि मैं बिज़नेस की बात करूँ, तो ठीक है, किसी को लॉस हुआ, पर हम यदि फार्मा इंडस्ट्री को देखेंगे, मेडिकल देखेंगे, यस। हॉस्पिटल देखेंगे, डॉक्टर देखेंगे, तो वो जो पैसा था वो रोटेशन होके उस इंडस्ट्री में चला गया है। और उस इंडस्ट्री में गया है, तो जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे, तो अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री से उठ के रियल एस्टेट में आएगा। तो रियल एस्टेट मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। वेरी वेल सेड। आई थिंक वो कुदरत का नियम है, कुछ भी घटना घटती है तो चेंज आता है, तो एक के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए खराब ही होता है। आपने जैसे कहा कि काफी लोग ये प्रूव भी हो गया कि लोगों को बड़ा घर चाहिए अभी, लेकिन वो लोग जिन्होंने घर पे रह के घर का काम किया है, जिनको अपना घर छोटा लगता था, जिसने काम किया है ना, जिसने झाड़ू मारा है, पोछा मारा है, बर्तन किए, उनको फ्लैट फिर बड़ा लगने लगा था कि यार इतना बड़ा घर नहीं होना चाहिए, इतना काम नहीं हो सकता है फॉर लाइटर वे। वो भी हुआ है लोगों को कि यार इतना घर है बड़ा है, अभी छोटा ले लेते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। सो नाउ यू आर सेटल्ड, आपका एक फिक्स हो गया है कि अभी पूरा लाइफ रियल एस्टेट में ही निकालना है। दैट इज फॉर श्योर, यू आर नाउ एंजॉइंग रियल एस्टेट। आप हर साल कुछ ना कुछ एक नया नए आयाम आयाम सर कर रहे हैं। तो वैसी वो कौन सी चीज है रियल एस्टेट ब्रोकिंग में जो आपको सबसे अच्छी लगती है? व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू लव अबाउट योर विनोद भाई, आवाज़ चला गया था आपका, प्लीज़ प्रोफेशन? रिपीट करेंगे? आपको अभी अभी रियल एस्टेट आपको पसंद है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, फाइनेंशियली आप साउंड है, आपका नाम अच्छा हो रहा है, आपने लीडरशिप, आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है। तो अभी वो कौन सी चीज है जो आपको रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छी लगती है? हमारे जो यंग जनरेशन है उनको रियल एस्टेट अभी भी ब्रोकिंग जो है उनको अच्छा नहीं लगता है।
So what message you want to give to them? What is that one thing you love about this profession, and why जो बच्चे ग्रेजुएट होके निकलते हैं, एमबीए होके निकलते हैं, किसी को इंश्योरेंस में जाना है, किसी को फाइनेंस में जाना है, व्हाई नॉट रियल एस्टेट ब्रोकिंग? मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में आप यदि हैं तो आपका हर वो सपना जो आप देख सकते हैं वो रियल एस्टेट ही पूरा कर सकता है। इसके अलावा इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आप बड़ा सपना देखें कि मुझे यदि देखना है कि कल मुझे लाइक बड़ा बाइक खरीदना है, बड़ी कार खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है या कुछ भी एक्स वाई जेड यदि मैं अपना सपना देख सकता हूँ, वाह, तो वो शायद रियल एस्टेट पूरा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब वो टाइम गया कि जब बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलते थे तो वो सोचते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अब रियल एस्टेट को आपने उसके बाद में शायद हम लोगों ने या आने वाले और भी जो हमारे सीनियर थे पहले, उन सब लोगों ने रियल एस्टेट का आज वो मुकाम बना दिया है कि व्यक्ति यदि रियल्टर बनने का भी सोचता है, बड़े-बड़े एजुकेशन करता है, जैसे एनआर इंडिया ने भी आरआईसीएस वगैरह स्टार्ट किया है, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। तो लोग वो कोर्सेज करके रियल्टर बनना चाहते हैं, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट अच्छा है, बहुत अच्छा है और मेरे लिए ऐसा है कि मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ रियल एस्टेट, मैं आखिरी तक जब तक करूँगा तब तक रियल एस्टेट करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। और जब मैं आँखें अपनी सुबह खोलता हूँ, उठता हूँ और जब रात में सोचता हूँ, तब तक मेरे माइंड में सिर्फ़ रियल एस्टेट ही रहता है। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ अपने काम को, मैं दिन भर बहुत बिज़ी रहता हूँ और आज की तारीख में यदि यंग लोगों को देखें, तो यंग लोगों के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट यदि कोई बिज़नेस है, तो वो रियल एस्टेट है, ठीक है? आप यहाँ पे आपकी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए कोई पैसा अलग से लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो आप हैं, आप उसके साथ रियल एस्टेट में आके वो मुकाम कायम करें, जिससे कि आपको लोग पहचानें कि हमने क्या किया है। आज 50 लाख, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कोई बड़ा बिज़नेस डालना तो बहुत ईज़ी टास्क है, पर ऐसी इंडस्ट्री में आके विदाउट इन्वेस्टमेंट अपने आप को जमाना टफ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जो नई जनरेशन आ रही है शायद वो हमसे भी बहुत अच्छी है। तो हमने जो भी मुकाम कायम किए उससे बड़े-बड़े मुकाम शायद वो कायम करने वाली है। ग्रेट, आई थिंक सुपर, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात की आपने। सो नाउ एज यू सेड कि आपका अभी यही इंडस्ट्री में रहने वाला है, तो व्हाट इज योर गोल? अभी आपका रणबीर कंपनी जो है आपके लड़के के नाम से, उसका गोल क्या है अभी? आप अपने आप को, आपकी कंपनी को अगले 5 साल 10 साल में किधर देखना चाहते हैं? वहां कहाँ पहुंचना है आपको रियल एस्टेट में? सर एक्चुअली मतलब मैं थोड़ा-सा मतलब मस्ती भी करना चाहूँगा कि करना मुझे है? तो कहीं नहीं पहुँचना, मुझे तो इंदौर मेरी रेनू के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं पहुँचना है। पर हाँ, मैं यदि देखूँ अपनी कंपनी को, तो हर व्यक्ति ये सपना देखता है कि मेरी कंपनी टॉप लेवल पे हो, उसमें अच्छा काम हो, उसमें बड़ा हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक हितेश ठाकुर उसको कभी भी आगे नहीं ले जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी कंपनी में इतने सारे हितेश ठाकुर बनाऊँ, उनको ऐसा हाँ, गाइड करूँ, वाह, उनको पूरा चीज़ें एजुकेट करूँ, जिससे कि इतने सारे हितेश ठाकुर मिलके उसमें जितना काम मैं करता हूँ या जितने मेहनत मैं काम करता हूँ, वो काम करें और साथ में मिलके इसको ऊपर ले जाएँ। क्योंकि मेरा भी एक लिमिटेशन है जब तक मैं काम करूँगा, उसके बाद यहाँ इस कंपनी को यदि आगे चलाना है तो इसको टाइम-टाइम पे अलग-अलग हितेश ठाकुर का रिक्वायरमेंट रहेगा। सुपर। तो चाहता तो हूँ कि वर्ल्ड का नंबर कंपनी 1 कंपनी बने, पर सिर्फ़ मैं अकेला नहीं ले जा सकता उसको, मेरे साथ बहुत सारे हितेश ठाकुर की रिक्वायरमेंट है सुपर, इसको ले जाने वेरी गुड। अभी रिसेंटली वो फुटबॉलर जो है मेसी, मेसी ने रिटायरमेंट किया है एट द एज ऑफ 35, 34 या 35 आई थिंक। फुटबॉल देखते हैं कि नहीं आप? जी। नहीं, फुटबॉल में कम देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, मुझे ये पता है कि एबीडी ने टॉप पे आके अपना पूरा सब संन्यास रिटायरमेंट लिया था, तो ये मुझे नॉलेज नहीं है। सो ऐसे प्लेयर है मतलब, और उसने मेसी ने कहा अभी वो अभी नेक्स्ट ओलंपिक जो है वो फ्रांस में हो रहा है, तो आपने वो ओलंपिक वाली बात की कि मशाल आगे किसी को देके जाना है ना, हमने अचीव कर लिया तो हमारे पास नहीं रखना है। तो दैट इज अ गुड थॉट दैट यू वांट टू क्रिएट मोर हितेश ठाकुर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ पर्सनल सवाल पूछता हूँ मैं, उसके पहले आई थिंक यू आर ऑल्सो नेटवर्किंग की बात करते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर को सक्सेसफुल होने के लिए नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है, अच्छा नेटवर्किंग। आई ऑलवेज से इफ यू आर नॉट डूइंग नेटवर्किंग इन टुडेज टाइम, यू आर नॉट वर्किंग। So, apart from IRWA and NIR India, you are also associated with BNI. I see a lot of Facebook posts, and you are also part of Rotary.
So would you like to share something about both these organizations so that our viewers जो ब्रोकर सुन रहे हैं उनको भी ये पता चले कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहने से आपको क्या फायदा होता है? देखिए कैसा है कि जैसे हम लोगों ने रियल एस्टेट का बात किया था, आपने पूछा था मुझसे कि आप क्या करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं और क्या प्लानिंग होती है। तो जो रिलेशनशिप जो है या जो नेटवर्किंग है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में ही है। लाइक तो मेरा कल से कोई दूसरा कंपनी होगा, दूसरा इंडस्ट्री होगा और मुझे यदि वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल करने के लिए मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो रिक्वायरमेंट मुझे जनरेट करने के लिए एक नेटवर्किंग बनाना पड़ेगी, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। आज भी यदि मैं रियल एस्टेट इंदौर में कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी अपना फ्लैट, प्लॉट किसी को बेचने नहीं जाता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट से रिलेटेड राइट हाँ, इन्फॉर्मेशन उनको देना है। very good. उसके बाद में उनका डिसीजन है कि उनको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जब हम एक मोबाइल 20,000 का किसी को जबरदस्ती नहीं बेच सकते, तो आज 40-50 लाख का फ्लैट किसी को जबरदस्ती विदाउट रिक्वायरमेंट हम लोग सेल नहीं कर सकते। तो और तो इसलिए बीएनआई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएनआई जो नेशनल लेवल पे हम सब जानते हैं। मैंने बीएनआई जब ज्वाइन किया तब मुझे शायद उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जब पर मैंने ज्वाइन किया वहां से भी मुझे 5 या 7 अच्छे इन्वेस्टर, और आज भी ऐसा है कि कोई भी रिक्वायरमेंट उनसे या उनसे रिलेटेड होती है। तो जैसा ऐसा बोलते हैं कि आपको एक सुपरमार्केट आपने बनाया है और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट जनरेट करना है, तो वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के नहीं होगी। उसके लिए आपको जाके अपने आप को एक प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। तो लाइक बीएनआई हो गया है, रोटरी हो गया। वैसे रोटरी के बारे में थोड़ा-सा मैं अलग बताऊँगा, पर बीएनआई तो पूरा बिज़नेस पर्पज़ से चलता है। एक्चुअली तो हाँ, तो वहाँ पे एक सर्कल आपका बनता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टअप कंपनी है, यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है अपनी लाइफ का, तो बीएनआई से बेस्ट प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल सकता। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन रोटरी? कितने साल से आप रोटरी में हैं? हाउ डिड यू जॉइन रोटरी? मुझे रोटरी में आई थिंक ये 5वां साल चल रहा है, और रोटरी में मैं बिजनेस पर्पज से बिल्कुल भी नहीं गया। वेरी गुड। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब आप दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, तो आपके मन में एक थोड़ा-सा ऐसी भावना होती है कि आप थोड़ा-सा टाइम ऐसा अपने लिए निकालें, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा शांति मिले, आप किसी की हेल्प कर पाएँ। तो रोटरी जॉइन करने का मेरा पूरा एक ही मतलब इंटरेस्ट था कि मैं अब सेवा करना चाहता हूँ। मुझसे जितना बनेगा, वो फाइनेंशियल हो, मैं कहीं जाके अपने आप खड़ा हो जाऊँ। तो रोटरी मेरे लिए सिर्फ़ सेवा ही है, बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जुड़े आप रोटरी से? रोटरी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड तो क्या, वो काफ़ी बड़े हैं मुझसे। वो रोटरी में थे। उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं और रेनू हम लोग बात करते रहते हैं, लाइक कि इसकी हेल्प कैसे करना है, हमको यहाँ कुछ डोनेशन देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए। तो जब रोटरी का कनेक्शन आया तो मुझे लगा कि हम अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसकी बजाय यदि हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड हो जाएँगे, जहाँ वेरी पे गुड। हमको पता है कि वो यार कोई आज कोई पैसा भी हम किसी को डोनेट करना चाहते हैं, तो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रोटरी में ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और एक्चुअल जो ज़रूरत के लोग हैं, उनके पास में वो जाता है। तो एक्सीलेंट। मुझे जब वो प्लेटफ़ॉर्म का मौका मिला, मिस्टर नरेंद्र अग्रवाल हैं मेरे साथ में। उनने मुझे बोला कि हितेश भी आपको रोटरी जॉइन करना चाहिए, तो उनके कहने पे रोटरी जॉइन किया मैंने। और चूँकि अभी सिर्फ़ 40 का हूँ, तो अभी बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान है। पर मेरी बहुत इच्छा है कि जब मैं 45 के बाद में रिटायरमेंट का सोचूँगा, तो मैं पूरी ताकत से रोटरी में अपना काम करूँगा और उसको सेवा की भावना से आगे बढ़ाऊँ। नहीं नहीं, that is the great thing you have done in your life. I joined Rotary when I was 31. तो रोटरी इज अ वे ऑफ लाइफ। वहां से इतनी ज्यादा सीखने बातें सीखने को मिलेगी आपको, आप जितना उधर देंगे। और वो रोटरी बोलते हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो यू गो विदाउट एक्सपेक्टेशन। यू आर गिविंग योर टाइम, यू आर गिविंग योर रिसोर्सेज, योर एक्सपीरियंस, योर मनी and your thoughts, for the betterment of the society. Great. I think wish you all the best for all your, Rotary है, BNI है, इरवा है, एनआर इंडिया है और रणवीर और आपकी फैमिली। अभी हम कुछ बातें वो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो हितेश ठाकुर एज ए बिजनेसमैन। आई थिंक कनेक्शन आपका थोड़ा, हाँ, अभी बैक, कैन यू हियर मी? आप अनम्यूट कर देना। हाँ। सो अभी तक जो हमने बातें की वो आपके फैमिली और बिजनेस के इर्द गिर्द है। और
एज ए प्रोफेशनल हाउ इज हितेश ठाकुर, और उन्होंने सक्सेस पाया तो कैसे पाया। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपका इंटरनल हितेश ठाकुर जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, उनकी पर्सनालिटी क्या है एज ए पर्सन, हाउ यू आर, दैट विल रिफ्लेक्ट बेस्ड ऑन योर आंसर्स, कि आप उसके आंसर क्या देते हो। सो सबसे पहले हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, और हर एक का सक्सेस का मीनिंग अलग अलग, क्यों सक्सेस होना चाहिए उसका जवाब अलग अलग। तो हितेश ठाकुर के लिए सक्सेस होना मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? देखिए मेरा ऐसा सोचना है कि जो जिंदगी है वो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मैं हमेशा स्टेटस बना के रखता हूँ कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। छोटी सी लाइफ मिली है, उस लाइफ में आप जो चाहते हैं, आप आपकी लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, आप यदि वो कोशिश करके यदि वो लाइफ आपको मिल जाती है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्या क्या बात, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने इतना सिंपल तरीके से इसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया है आपने, कि इसी को सक्सेस है। मतलब आई थिंक दिस इज ऑसम। आई थिंक मेरे अभी तक के जितने भी स्पीकर आए, 26 स्पीकर जो आके गए, मतलब एक एक टॉप लेवल के स्पीकर थे, लेकिन किसी ने इतना सरल जवाब नहीं दिया है मुझे। सक्सेस की डेफिनेशन है ना, दिस इज ब्यूटीफुल। मतलब आप जो चाहते हो वो हो गया तो आपके लिए सक्सेसफुल। आपने जिसको चाहा उससे शादी हो गई। हाँ, राइट। इससे बड़ा क्या होता है। एंड आप आपका रीडिंग कैसा था, मतलब हाउ आर यू इन, हाउ गुड यू आर इन रीडिंग, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोग रीड अच्छा करते हैं, बुक। तो ऐसी कोई किताब आपने देखी हो, पढ़ी हो, और उसमें से कुछ आपको सीखने को मिला? विनोद भाई, इसके लिए तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये पहला वाला रियल्टर आपके साथ बैठा है जो विदाउट रीडिंग करके सक्सेसफुल बना है। क्या क्योंकि रीडिंग में मैं सबसे कमजोर हूँ, क्योंकि शायद मुझे सुनने सुनकर मैं को मुझे पढ़ने की बजाय सुनकर होता है। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, पर रेनू साथ में पढ़ के मुझे सुना देती है तो मैं पता लग जाता है मुझे कि मुझे आज क्या होने वाला है। और आप जैसे इतने अच्छे जो गुरु लोग मुझे मिले हैं, जो इतनी अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी बुक पढ़ते हैं, मैंने उन लोगों से इतना ज्ञान ले लिया कि मुझे कभी किताब का कोई रिक्वायरमेंट हुआ नहीं। वाह, मुझे कुछ सीखना होता है, समझना होता है, तो आप हैं, विशाल भाई हैं, या जो भी मेरे अच्छे लोग हैं, मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो मुझे उसका हल मिल जाता है। तो इसलिए शायद मैंने किसी भी बुक से कोई सॉल्यूशन निकालने की सोचा नहीं। पर हाँ, कभी फ्यूचर में आप कोई बुक लिखेंगे, तो मैं उस दिन से रीडिंग करना ज़रूर स्टार्ट कर क्या दूँगा। बात, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आपकी शुरुआत ही आपकी खुद की किताब से होगी, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि बुक तो हम लिखेंगे और गांव पढ़ेगा। वेरी गुड। सो पैसे की अहमियत क्या है, व्हाट डज मनी मीन टू यू, पैसे आपके लिए क्या है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू हेल लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट डज मनी मीन्स टू यू? देखिए आप यदि कमर्शियल वे में पैसे का इम्पोर्टेंस पूछेंगे तो पैसे का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। पर मेरे लिए कभी पैसा मतलब प्राइमरी रहा नहीं। मेरे लिए हमेशा फर्स्ट पे रिलेशनशिप ही रहा है। वाह, क्योंकि कैसा है कि आपने देखा कि मेरा जर्नी इतना ऊपर से नीचे तक था कि मैं यदि पैसे को इम्पोर्टेंस देता तो शायद आज यहाँ नहीं पहुँचता हूँ। तो मेरे लिए पैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। बस मेरा ऊपर वाले से इतना ही है कि आज जहाँ पर मैं हूँ, यदि मुझे लाइफ टाइम ऐसे वो अच्छे से चलाए, इससे ज़्यादा मुझे कोई बड़ा नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जितना है यदि वैसा हमेशा रखेगा, इतना ही मेरा पैसे का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है। बस इससे ज़्यादा मेरे लिए पैसे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे लिए रिलेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों के पीछे रहता है पैसा। पैसा, मनी ऑलवेज फॉलो दोस हु आर बिलीविंग इन द रिलेशनशिप एंड पैशन अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। तो यू आर अमंग समवन जिसने पैसे को सामने नहीं रखा है, पैसे पीछे है, तो वो पैसा हमेशा अच्छे लोगों के पीछे भागता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो दैट्स अ वंडरफुल थॉट। आपको जगह, आपने कौन सी जगह पसंद है आपको, विच प्लेस यू लाइक? आप इतनी जगह ट्रैवल की होगी, तो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, घूमने-फिरने का बहुत शौक है, पर मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं लास्ट टाइम सिंगापुर गया था और सिंगापुर में रेनो लोग क्रूज़ पे गए थे। हाँ, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। कोई फ़ोन कॉल नहीं था, कुछ नहीं था, पानी के बीचों-बीच। क्या बात, सबसे बेस्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। क्या बात। तो मतलब मुझे कभी भी ऐसा बोला जाए कि अपनी वेकेशन के लिए कहाँ जाना है, तो मैं ये वाह, बोलूँगा कि मुझे पानी के बीच में समुद्र में आप छोड़ दो क्रूज़ को। एक्सेलेंट, वेरी गुड।
what I like about you, you are very clear, your thoughts are very clear. ये चीजें तो यही है सामने, मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ता है. That I really appreciate that. इंडियन लोग बॉलीवुड के बिना अधूरे हैं. तो हमारे लाइफ में बॉलीवुड एक हिस्सा ही बन चुका है कि कोई इंसान हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा कि जो बॉलीवुड के किसी फिल्म या किसी हीरो हीरोइन से प्रेरित ना हो. तो व्हाट इज योर बॉलीवुड का सबसे आपका चहेता फिल्म कौन सा है, और कौन सा हीरो है और कौन से हीरोइन है? देखिए, सबसे पहले तो बॉलीवुड जो मेरे लिए वो इतना फेवरेट है कि यदि कोई सा मूवी जब लगता है तो वो रेनो रेनो फर्स्ट डे देखते हैं. वाह, देखा, सही बात है. दूसरा, अ, ये लॉकडाउन के बीच में हमने कम से कम 90 से 100 सीरीज था, वेब सीरीज, जो वाह. हमने डेली बेसिस पे पूरा देखा. तो बॉलीवुड बहुत पसंद है. और यदि मैं मूवी का बात करूं तो रेनू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उससे मैंने शादी किया. और ऐसा बोलते हैं कि दोस्ती ही प्यार है. तो मुझे कुछ कुछ होता है वो बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट मूवी है. वाह. और क्योंकि मुझे कुछ कुछ होता है ऐसे काजोल ही पसंद है, तो इसलिए काजोल पसंद है. और यदि आप ऐसे एक्टर में देखेंगे तो मुझे अजय देवगन पसंद है. वाह, क्या बात. सी ये है ना, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चॉइस आती है ना हर एक इंसान के अपने, दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी. आपका भी स्टाइल पूरा अजय देवगन जैसा ही स्टाइल है, मतलब द वे यू थिंक, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, सिंपल है, लो प्रोफाइल है, और जो है मन में वही जुबान पे है. तो दिस इज रियली वेरी वेरी रिलेटिव, सो व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ? एक होता है गोल है और दूसरा होता है पर्पज है. अब गोल जो है वो शॉर्ट टर्म का हो सकता है. गोल पे आप एक बार पहुंच गए, बाद में आपको वापस नया गोल बनाना पड़ता है. जैसा आपने गोल बनाया होगा कि मैं एक दिन अपना खुद का ऑफिस लूँ, आपका ऑफिस हो गया. फिर आपने सोचा होगा नहीं यार मैं नेशनल लेवल पे जाऊँ, आपका उधर आ गया. कल को मुझे एनआर इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है, इरवा का प्रेसिडेंट बनना है. सो दीज आर गोल्स. वो टाइम के हिसाब से चेंज भी होते हैं, कभी अपने हिसाब से कुछ नहीं होता है. तो आपके गोल क्या है लाइफ में, और पर्पस जो है वो एक ही रहता है, वो पूरी लाइफ तक रहता है. तो दोनों के बारे में कुछ बताएं. देखिए, जैसा कि आपने बोला कि गोल अलग अलग है, कि आपने ये चीज सोचा कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, सब हो गया. तो टचवुड ऐसा है कि आज की तारीख में सब कुछ हो गया. तो अब 40 साल के आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने बारे में सोचना बंद करते हैं और अपने बच्चों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं. तो मेरा गोल तो ये है कि मेरे बच्चे दोनों अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे फॉरेन जाके अच्छा एजुकेशन करें. और जैसा आज यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो भी लाइफ में सक्सेसफुल बने. और उसके लिए मैं जो सपोर्ट कर सकता हूँ, अब मुझे वो सपोर्ट करना है. तो मेरा खुद का नया गोल अब कुछ भी नहीं है. क्या बात है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? और एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस दुनिया में आए, तो पर्पस क्या है हमारा? देखिए, पर्पस तो कैसा है कि जैसे आपने अभी बात किया था पैसों का, कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है. तो रेनू हम लोग काफी बार जब बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं हमेशा कि अपने पास में हमेशा उतना होना चाहिए कि अपने पास आके यदि कोई किसी भी टाइप का कोई हेल्प मांगे या किसी का वाह, सपोर्ट कर पाए क्या तो बात. हम वो सपोर्ट करें. हमारे हाथ में हमेशा इतना होना चाहिए कि हम किसी को दे पाए. तो मैं भगवान से इतना प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अपने आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप सपोर्ट का जरूरत है, तो मुझे इतना दे कि मैं बिना टेंशन के उनको सपोर्ट कर पाऊँ. क्योंकि मुझे तो रखना नहीं है, मुझे तो जितना चाहिए उतना आज मेरे पास में है. पर यदि मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगा लाइफ में तो उससे बेस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं. होता है ना कि ऊपर वाला चाहे कि हमारा हाथ ऐसा रहे, ऐसा नहीं होगा कभी. ऐसा रहने से बहुत फर्क पड़ता है. कि हाँ, हम किसी को दे सके, हम देने लायक हैं. कितनी बार ऐसा होता है, लाइक कितनी बार ऐसा हो कितनी बार ऐसा होता है कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं पर कभी कभी हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं. शायद हम सोचते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं. तो पर्पस तो है हमेशा सबको सपोर्ट करने का, पर उसमें ऊपर वाले का साथ बहुत जरूरी है. एक्सेलेंट यार हितेश. आई थिंक पता नहीं चला कैसे 1.5 घंटा निकल गया, बट बहुत मजा आया. और आप जैसे यंग लोगों से मिलके और आपकी जर्नी मैंने देखी, आपका जो 2014 से जो अभी तक का लास्ट 7 साल का जो जर्नी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है. एंड आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. आप लोग जिस तरीके से सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, नेटवर्किंग है, कोलैबोरेशन है, इट्स अ वेरी वेरी वाइब्रेंट थिंग. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ. आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं. यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. कुछ क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं. अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है आई थिंक. हाँ, सुनील ढंका नहीं पूछ रहे
कि प्लीज शेयर योर वर्किंग टाइमिंग, आपके बिजनेस के वर्किंग टाइमिंग क्या है, वो ये पूछना था। एक्चुअली मेरा वर्किंग टाइम भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलता हूँ। एज ए वर्किंग टाइम देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि मैं जब आंखें खोलता हूँ और आंखें बंद करता हूँ, वो पूरा मेरा वर्किंग टाइम ही होता है। मैं बिजनेस के बारे में सोचता हूँ। पर एज ए घर के बाहर निकल के वर्किंग टाइम की बात करें तो मेरा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे का वर्किंग टाइम है। और मैं जब इंदौर में रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली की शाम की चाय अपनी वाइफ रेनू के साथ घर जाके पीऊँ। क्या बात है। तो सुबह 11 से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम ही मेरा वर्किंग टाइम होता है। मेरा लास्ट मीटिंग हमेशा 5 बजे का होता है। मैं 5 बजे तक कोई नया मीटिंग प्लान नहीं करता हूँ, जिससे कि मैं 6 साढ़े 6 बजे आराम से फ्री होके घर चला जाऊँ। ये मेरा वर्किंग टाइम है। अभी रेगुलर स्पोर्ट्स वगैरह करते हो कि हाउ, व्हाट इज योर फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हो आजकल? हाँ, अब जो क्रिकेट मैंने आपको बताया है, वो क्रिकेट मेरा चलता रहता है। यहाँ पे 2-3 ग्रुप हैं जिसके साथ में फ्राइडे टू सैटरडे जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग वर्किंग के बीच में से निकल के उसके लिए हम लोग खेलने के लिए जाते हैं। आई होप अभी नेक्स्ट जनवरी फरवरी में 22 में हम सबको मौका मिले कि हम वापस ओलंपियाड में क्रिकेट में एक साथ जमा हो सके। हाँ, और अभी मुझे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनआर इंडिया से कि अभी चेस का भी टूर्नामेंट रखा जाए, बिकॉज हमारे पास चेस के चैंपियन है जो काफी बहुत कम लोगों को मालूम था। सो थैंक यू हितेश फॉर sharing your secrets of business, sharing your personal story, personal life. It is very very enriching and very very encouraging, inspiring, not only for me, but I am sure जितने भी लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ और बाद में ऑनलाइन देखेंगे प्रोग्राम, वो सबको कुछ न कुछ हर एक इंसान अपनी लाइफ में कोई स्टेज में खड़ा है, जैसे आपकी जो जर्नी थी उसमें बीच में, और वहां से शायद उसको एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि यार अभी मुझे रुकना नहीं है। हितेश ने 8 महीने तक एक फ्लैट नहीं बेचा, मेरा तो 3 महीना ही हुआ है, अभी मेरे पास और 5 महीने का टाइम है। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हर एक इंसान को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। सो वी आर ग्रेटफुल, ब्रोकर की पाठशाला टीम एंड ऑल द ब्रोकर्स अक्रॉस कंट्री हु आर वाचिंग दिस शो, वी आर इंडीड ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग विद अस टुडे। आपने अपना टाइम दिया, अपनी स्टोरी शेयर की, अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ दिल खोल के बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई एम आल्सो रोटेरियन। सो हम लोग जनरली पर्सनली ये ऐसे प्रोग्राम होते थे तो मेमेंटो वगैरह देते हैं, जो आपके पीछे बहुत सारे देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम एक सर्टिफिकेट देते हैं ऑन योर बिहाफ, वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर रोटरीज प्रोजेक्ट विच वी आर सपोर्टिंग। So please accept this certificate. It is Broker Ki Pathshala and initiative by Squarefit Foundation. Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Hitesh Thakur, founder and CEO, Ranveer Realty Consultant Private Limited, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Dahisar, which will provide food for the underprivileged. Today on 13th August is a very very significant day, my dear friends. It is a International Left-Hander Day. जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया, वर्ल्ड में सेलिब्रेशन होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, नरेंद्र मोदी हो, और हमारे आज के जो स्पीकर है वो भी लेफ्टी है। सो इट इज जस्ट मियर अ कोइंसिडेंस दैट टुडे इज 13th August. So thank you, Hitesh, once again for having here. Please accept this memento on behalf of everyone. Thank you. विनोद भाई, यदि आप यदि परमिट करें तो जो आपने रोटरी का, क्योंकि आई एम रोटेरियन, Yes. आपने इसको 100 मील्स करा था, यदि आप परमिट करें तो मैं मेरी साइड से 1000 मील उसमें करना चाहता हूँ। प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपसे ऑफलाइन बात कर लूंगा। ये रोटेरियन का दिल बोलता है। सो नाइस ऑफ यू हितेश। ऐसे रहना यार लाइफ में ना, जो ऊपर जाएगा ना वो टूटने जाएगा। हम पवन अग्रवाल मुझे बहुत अच्छे से याद है, कलकत्ता के पवन भैया, जो एनके रियल्टर के। मैंने उनको एक बार पूछा कि भैया आपका क्या अभी आगे लाइफ में क्या करना है? बोले विनोद भाई ऐसा कुछ करके जाना है ना, जिस दिन अपन मर जावे ना तो स्मशान में खड़े रहने को जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा काम करो कि आप जाने के बाद भी बहुत सारे के लोगों के दिल में और माइंड में जिंदा रहो। इट्स अ ग्रेट थॉट। So thank you, Hitesh, and let me present to you the next speaker. Announce the next speaker for season 3, session 28. So
broker ki Pathshala is going to Bengal and at Siliguri, wonderful place. We are going to have one more new generation realtor coming from Siliguri, Mr. Sanjay Goyal, director of GFS Realtors. He is a chartered accountant and I have met him quite a few times. What an amazing personality is. मतलब ऐसे लोगों को देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है मिलेनियल्स, द पर्पस ऑफ दिस सीजन इज टू एनकरेज मिलेनियल्स टू जॉइन रियल एस्टेट एंड सी द अपॉर्चुनिटी, सी रियल एस्टेट ब्रोकिंग एज अ करियर in their life because there is going to be huge opportunity coming in our industry. So दोस्तों, जो those who are live with me on Facebook and on Zoom, thank you very much for being with us. आप ब्रोकर की पाठशाला का जो ग्रुप है उसमें प्लीज जुड़ जाए. इस वीक से हम लोग ब्रोकर की पाठशाला को पॉडकास्ट में भी लेके जा रहे हैं. तो रुखसार, कैन वी हैव पॉडकास्ट पोस्ट? यस. So now broker की पाठशाला will be on podcast. On Anchor by Spotify. Look at this link. We will share this link also with you. हम चाहते हैं कि यहाँ जो स्पीकर आते हैं, अब जो भी ज्ञान बांटते हैं, वो हिंदुस्तान के हर एक ब्रोकर के पास जाए. उसके जो मीडियम है टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप सबको भी गुजारिश है मेरी, आपके पास अगर कुछ मटेरियल आता है, लिंक आती है, मैसेज आता है, कृपया अपने पास मत रखें. उसको अपने सिटी में, अपने ग्रुप में, जहाँ पे भी जितने ब्रोकर्स के ग्रुप है उनके पास शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिले. सो थैंक यू ऑल फॉर अ वंडरफुल जर्नी विथ अस. थैंक यू हितेश वंस अगेन. विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू रेनू, मिस्टर खंडेलवाल, विशाल खंडेलवाल, रणवीर, एंड व्हाट इज योर डॉटर्स नेम? Riya. Riya. So you have got 3 R. R is a very favorite word in your life. Huh? So remarkable. You are remarkable. Thank you and goodbye, my dear friends. So nice of you. Thank you. Thank you. Thank you, Vinod. Thank you so much.